प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 611 मृत्यु मरुस्थल पर रणवीर की अकेले चढ़ाई। मृत्यु मरुस्थल पृथ्वी पर एक वर्जित स्थान है जो हर तरह के खतरों से भरा हुआ है। शायद ही कोई ऐसा हो जो इसमें कदम रखे और जिंदा वापस आए। और जो खुशकिस्मत बच भी जाते हैं वो अपनी याददाश्त खो बैठते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। अफवाहें हैं कि मृत्यु मरुस्थल में एक राक्षस कैद है, इसलिए जो कोई भी उसे परेशान करेगा वो मारा जाएगा, और जो किस्मत से बच जाएंगे उस राक्षस की शक्ति उनकी यादें मिटा देगी। जैसे ही विक्रम ने ये शब्द कहे, सबके चेहरों पर खौफ छा गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया में ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। बस रणवीर सुरक्षित रहें। अनन्या शर्मा ने अपने हाथों को दिल पर रखा और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। ... विशाल और सीमाहीन पृथ्वी, समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़, जंगल, ये सब मिलकर जीवन की एक तस्वीर बनाते हैं। हजारों सालों से इंसान लगातार इन जगहों पर कदम रखता आया है। कुछ जगहों को विकसित करके पर्यटन स्थल बना दिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर जीवन वर्जित है और वहां कोई नहीं जा सकता। इस वक्त पृथ्वी के एक कोने में एक काला रेगिस्तान है, एक ऐसी जगह जहां जीवन का नामो निशान बना है। लाखों सालों से हवा के कटाव ने धरती पर छोटी छोटी छुरियों की तरह घाटियां बना दी हैं, जो रेगिस्तान में कब्रों की तरह तनी हुई खड़ी हैं। बस यहाँ खड़े होकर ही आपको एक मनहूस एहसास हो सकता है। गड़गड़ाहट। एक फाइटर जेट आसमान को चीरता हुआ निकला, एक बाज की तरह उड़ता हुआ। फाइटर जेट के अंदर रणवीर रायचंद नीचे का नजारा साफ देख सकता था। मैं मृत्यु मरुस्थल में आ गया हूँ। देखता हूँ कौन दिल्ली में मुसीबत खड़ी करने की जुर्रत करता है। उसने ठंडी आह भरी और फाइटर जेट तुरंत रेगिस्तान में दाखिल हो गया। इस वक्त रेगिस्तान के दिल में एक अजीब, पूरी तरह से काले मंडप के अंदर सुनहरे कवच में एक शख्स सबसे ऊपर बैठा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, फिर भी उससे एक सर्वोच्च शाही दबदबा झलक रहा था। प्रेतराज को रिपोर्ट: रणवीर रायचंद अपने फाइटर जेट में मृत्यु मरुस्थल में दाखिल हो चुका है। गहरे काले कवच में लिपटे एक आदमी ने तुरंत जमीन पर घुटने टेक कर रिपोर्ट दी। इतनी जल्दी? तो वो आ ही गया, प्रेतराज ने ठंडे स्वर में कहा। उसके लहजे में थोड़ी हैरानी थी। मृत्यु मरुस्थल? रणवीर रायचंद को पता ही नहीं हो सकता कि ये जगह कहाँ थी। वे इतनी जल्दी आ गए? क्या वो अकेला है? प्रेतराज ने पूछा। सिर्फ वही है, अधीनस्थ ने जवाब दिया। क्या हिम्मत है? प्रेतराज ने भारी आवाज में कहा। तैयार हो जाओ, चलो पहले उसे एक सबक सिखाते हैं। जी, अधीनस्थ ने जवाब दिया और तेजी से चला गया। रणवीर रायचंद, तुम अकेले आने की जुर्रत कर रहे हो, ये दिखाता है कि तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है, लेकिन उम्मीद है कि तुम पहले ही स्तर पर नहीं गिरोगे, वरना ये बहुत उबाऊ होगा। प्रेतराज ने शैतानी अंदाज में कहा। उसे कम मत समझो। रणवीर रायचंद को सुरक्षित रूप से मारने के बाद हम उसके पास मौजूद खजाने का 1/3 हिस्सा लेंगे। तभी एक स्क्रीन के पीछे से एक ठंडी आवाज आई। स्क्रीन पर परछाई एक लंबे हटे कट्टे आदमी की दिख रही थी जो इत्मीनान से चाय पी रहा था। फिक्र मत करो, हम हमेशा अपनी जुबान के पक्के होते हैं। हालांकि अगर तुम मरे तो मुसीबत से बचना, वरना अगर रणवीर रायचंद को पता चला तो तुम पक्का मुसीबत में पड़ जाओगे, प्रेतराज ने रुखाई से कहा। अगर तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम रणवीर रायचंद को मार सकते हो तो तुम यहाँ आने से क्यों डर रहे हो? उस आदमी के लहजे में तिरस्कार था। मेरा मतलब है, हमें इसमें मत घसीटो। प्रेतराज की आंखों में चमक आ गई। चिंता मत करो, सब तैयार है। रणवीर रायचंद का अंत निश्चित है।
स्क्रीन के पीछे वाले आदमी ने बेपरवाही से कहा। डॉट 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 बूम बूम। रणवीर रायचंद ने फाइटर जेट को मृत्यु मरुस्थल की गहराई में उतार दिया। हालांकि मैंने इस जगह के बारे में सुना है, लेकिन मैं यहाँ कभी नहीं आया और मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या खतरे छिपे हैं। फाइटर जेट की रफ्तार से ये पलक झपकते ही सैकड़ों मील की दूरी तय कर सकता है। नक्शे के मुताबिक हम मृत्यु मरुस्थल की गहराइयों में दाखिल हो चुके हैं। मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा। क्या वो मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं? रणवीर रायचंद ने मन ही मन सोचा। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और फिर दिल्ली पर हमला करने के लिए। उसने माथे पर शिकन डाली। हालांकि दिल्ली में सब कुछ सामान्य है और कोई असामान्य हालात नहीं है। इस ताकत के काम करने के तरीके को देखते हुए अगर वे वाकई कोई चाल चलना चाहते तो मेरे दिल्ली छोड़ने के बाद ही उन्होंने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी होती। जैसे ही रणवीर रायचंद विचार कर रहा था, फाइटर जेट एक बाधा से गुजरता हुआ प्रतीत हुआ। मेरी आंखों के सामने का मंजर अचानक बदल गया। नजरों में एक नखलिस्तान ओएसिस दिखाई दिया। इस नखलिस्तान के भीतर एक भव्य पगोडा मीनार खड़ा है। इमारत के बाहर काले कवच में लोगों का एक समूह खड़ा था। शायद कई सौ लोग होंगे। मैं अभी एक माया जाल से गुजरा हूँ। एक बार सेट होने के बाद बाहर वाले अंदर कुछ नहीं देख सकते, इस तरह सुरक्षा मिलती है। ये लोग वाकई बहुत अच्छे से छिपे हैं। आज मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम सब मरो। रणवीर रायचंद की आंखें सख्त हो गईं और उसने सीधे अपने फाइटर जेट को आगे बढ़ाने के लिए पायलट किया। कुसुम शायद इस इमारत के अंदर है, इसलिए वो हमला करने के लिए फाइटर जेट के हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फाइटर जेट्स को अपनी ओर तेजी से आते देख इन लोगों में घबराहट के लक्षण दिखाई दिए। दुश्मन का हमला, पूरी ताकत से बचाव करो। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ सैकड़ों काले कवच वाले योद्धाओं ने अपने हथियार उठा लिए। धड़ाम। रणवीर रायचंद ने फाइटर जेट को जमीन पर पार्क करने के बाद सीधे कॉकपिट से बाहर छलांग लगा दी। मारो। बिना एक शब्द कहे उसने वृकोदर तलवार निकाली और हवा में लहरा दी। हुफ हुफ। तेज ठंडी तलवार ने बेमिसाल तलवार ऊर्जा छोड़ी जिसने अनंत शून्य को हिला दिया। खच खच खच। जब वृकोदर तलवार गिरी तो उसने इन लोगों के हमलों को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही तलवार की ऊर्जा ने सफाया किया, उनका पहना हुआ काला कवच पल भर में बिखर गया। फिर उनके शरीर फट गए और खून शून्य में बिखर गया। दिल्ली जाने वाले दर्जन भर लोगों की तुलना में ये लोग उतने ताकतवर नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा केवल शक्ति राजा स्तर से शक्ति देव स्तर तक। बताओ तुम लोग आखिर हो कौन? कुसुम कहाँ है? रणवीर रायचंद ने अपना कत्लेआम जारी रखते हुए ठंडेपन से पूछा। किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। ये लोग बस हमला करते रहे। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मरोगे। रणवीर रायचंद ने कत्लेआम मचा दिया। उसने दुश्मन की लाइनों को साफ कर दिया और बस कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग बिना किसी जिंदा बचे काट दिए गए। बूम। उसने पगोडा का दरवाजा मुक्का मारकर खोला और अंदर कदम रखा। पगोडा का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह खाली था, वहां कुछ नहीं था। रणवीर रायचंद कदम दर कदम सीढ़ियां चढ़ता गया। जब तक हम 9वीं मंजिल पर नहीं पहुंचे तब तक हम सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं आए। रुद्रधाम प्रमुख। तुरंत एक चीख गूंजी। रणवीर रायचंद ने फौरन देखा। कुसुम को एक पत्थर के खंभे से बंधा हुआ देखा गया। उसका चेहरा दहशत से भरा था। कुसुम। रणवीर रायचंद चिल्लाया। उसकी आंखों में उत्साह भर गया। आखिरकार हमने उसे ढूंढ लिया। मुझे तुरंत राहत का एहसास हुआ। जब तक वो कुसुम को ले जाता है उसे किसी भी खतरे का डर नहीं होगा। डर इस बात का है कि जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते हम तय नहीं कर सकते कि कुसुम जिंदा है या मर चुकी है। अगर वाकई कुछ हो गया तो मेरे पास अनन्या और किरण का सामना करने के लिए मुंह नहीं होगा। मेरे पास यशोधरा देवी का सामना करने के लिए मुंह नहीं है। यशोधरा देवी ने कुसुम और किरण को पीछे छोड़ दिया था ताकि दोनों युवतियां बाहरी दुनिया देख सकें। जाने से पहले उन्होंने रणवीर रायचंद को कुछ निर्देश भी दिए थे, जिसका मतलब था कि वो उन दोनों को उसे सौंप रही थीं। नतीजतन कुसुम गायब हो गई, किरण घायल हो गई और वो बेहद दोषी महसूस कर रहा था। सन सन सन। तभी काले कवच में कई आदमी अचानक कुसुम के पीछे से बाहर निकले और बिना एक शब्द कहे रणवीर रायचंद पर जानलेवा हमला कर दिया। कीड़े मकोड़ों का झुंड, तुम सब मरो। रणवीर रायचंद दहाड़ा। सन सन सन। वृकोदर तलवार लगातार लहराई गई। खच खच खच। काले कवच वाले कई आदमी तुरंत मारे गए। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, रणवीर रायचंद ने कहा और तेजी से कुसुम की ओर बढ़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुद्रधाम प्रमुख। कुसुम बेहद उत्साहित थी। सांस। रणवीर रायचंद के कुसुम के करीब पहुंचने के बाद उसने अचानक उसे गर्दन से पकड़ लिया। अध्याय 612 मांद पर हमला। बताओ तुम कौन हो? उसकी निगाहें बेहद तेज थीं, कुसुम पर एक ब्लेड की तरह जमी हुई। मैं कुसुम हूँ। रुद्रधाम प्रमुख, आप क्या कर रहे हैं? कुसुम ने दर्द से कहा। क्या ऐसा है? रणवीर रायचंद ने अपने हाथ से जोर लगाया और एक धमाके के साथ कुसुम का सिर फट गया। गिरे हुए शव के हाथ में एक ताबीज साफ दिखाई दे रहा था।
ये पहले से ही सक्रिय हो चुका था। अगर समय रहते इसका पता नहीं चलता तो ये पहले ही एक गुप्त हमला कर चुका होता। धड़ाम, रणवीर रायचंद ने अपना हाथ उठाया और एक ही तलवार के वार से ताबीज को चकनाचूर कर दिया। उसी पल कुसुम का शरीर अचानक बदल गया, काले धुएं के एक कतरे में बदल गया और गायब हो गया। नकली, ये कुसुम नहीं है। रणवीर रायचंद की आंखों में चमक आ गई। उसने शुरुआत में कुछ भी गलत नहीं देखा, लेकिन यहाँ तक का सफर कुछ ज्यादा ही आसान था। दुश्मन ने उसे अपनी आस्तीन में सिर्फ इन चालों के साथ मृत्यु मरुस्थल में नहीं भेजा होता। हालांकि कुसुम से मिलने पर रणवीर रायचंद को उसमें असली कुसुम की आभा का जरा भी एहसास नहीं हुआ। खासकर उसकी आंखें, वे बिल्कुल असली कुसुम जैसी नहीं हैं। रणवीर रायचंद को उस समय कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। बिल्कुल आखिरी पल तक जब नकली कुसुम ने चाल चलने की कोशिश की, उसने उसे काबू किया और फिर उसे अपनी भारी ताकत से कुचल दिया। यहाँ सब कुछ नकली होना चाहिए, रणवीर रायचंद ने ठंडेपन से कहा। यह ज्यादातर माया जाल से संबंधित है, लेकिन यह बहुत यथार्थवादी है। रणवीर रायचंद को विश्वास नहीं था कि जिन लोगों को उसने मारा वे काल्पनिक थे, इसके विपरीत वे असली लग रहे थे। केवल एक ही संभावना है, दूसरी तरफ ने उसे मारने के लिए इस वातावरण में एक असली व्यक्ति को भेजा, जिससे उसके लिए कुछ भी गलत पता लगाना और भी मुश्किल हो गया। ये फिर से पश्चिमी जादू है जिसमें वे माहिर हैं, सब तरह की चालबाज चीजें। रणवीर रायचंद ने ठंडी आह भरी और तुरंत रिकोदर तलवार उठा ली। उत्तर सम्राट रण आकाश विद्या। वह आसमान की ओर दहाड़ा और अपनी तलवार से वार किया। वह किस तरह का बकवास जादू है? जब तक हमला काफी शक्तिशाली है, इसे तोड़ा जा सकता है। युद्ध देव युद्ध आत्मा उभरी, जिसने रणवीर रायचंद को बेमिसाल ताकत दी। गड़गड़ाहट, तलवार के वार के बाद शून्य हिंसक रूप से कांप उठा, जैसे कि आसमान गिर रहा हो। मेरी आंखों के सामने का मंजर अचानक पानी की तरह लहराया। छपाक छपाक, ये तेजी से उबलते पानी जैसा हो गया। पलक झपकते ही माया जाल पूरी तरह से बिखर गया और रणवीर रायचंद की आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। ये वही नखलिस्तान है, लेकिन नखलिस्तान के बाहर अंतहीन काली रेत है। नखलिस्तान के केंद्र में कुछ इमारतें हैं। इमारतों के बीच सबसे आकर्षक एक अटारी है, जो पूरी तरह से काली चौकोर ईंटों से बनी है और 70 या 80 मीटर ऊंची है, एक पिरामिड की तरह भव्य। इस क्षण इस मंडप के सबसे ऊपर सुनहरे कवच में लिपटा एक व्यक्ति खड़ा था, एक सम्राट जैसा, दुनिया पर प्रभुत्व की बेमिसाल आभा बिखेरता हुआ। इस आदमी के पीछे 2 गुर्गे थे, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी बाहों में एक व्यक्ति को पकड़ रखा था। ये कुसुम थी। हर जगह खून के धब्बे। रणवीर रायचंद को देखकर वह बहुत भावुक हो गई। वह केवल आवाजें निकाल सकती थी क्योंकि उसका मुंह टेप से बंद था। ये वास्तव में एक जीवित कुसुम है। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने यहाँ आया हूँ, रणवीर रायचंद चिल्लाया। उसे बचाओगे? तुम ऐसा कैसे करने की योजना बना रहे हो? सुनहरे कवच वाले आदमी ने ठंडेपन से पूछा। उसकी आवाज धीमी और शैतानी थी। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति होना चाहिए। बेशक, मैं अपनी ताकत पर भरोसा करूंगा, रणवीर रायचंद ने ठंडेपन से कहा। हा, प्रेतराज ने उपहास किया। रणवीर रायचंद, तुम वास्तव में बहुत आत्मविश्वासी हो। हालांकि तुमने मेरे द्वारा स्थापित माया जाल को तोड़ दिया है, ये सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा थी। इसे तोड़ने का इनाम सिर्फ मुझे देख पाना था। मैं तुम्हारे साथ शब्द बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हूँ। तुम्हारा संगठन आखिर क्या है? रणवीर रायचंद ने ठंडेपन से पूछा। वैसे भी तुम जल्द ही मरने वाले हो, इसलिए जब तुम अपनी आखिरी सांस लोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, प्रेतराज ने शैतानी अंदाज में कहा। हमें ये भी नहीं पता कि कौन मरने वाला है, कुसुम को अभी रिहा करो। रणवीर रायचंद तमतमाया। क्या रुद्रधाम प्रमुख के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं उसे सिर्फ इसलिए रिहा कर दूंगा क्योंकि तुमने आदेश दिया? ये हास्यास्पद है, प्रेतराज ने तिरस्कार पूर्वक कहा। तो मरो। रणवीर रायचंद तुरंत चला। एक तलवार की आभा आसमान में उठी, सीधे ऊपरी मंजिल पर प्रेतराज की ओर। कितना घमंडी! प्रेतराज की निगाहें तेज हो गईं और उसके हेलमेट के नीचे से एक ठंडक निकली। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और उसे शून्य में घुमाया, जिससे एक काला भंवर बन गया। रिकोदर तलवार के आगे बढ़ने के बाद उसे सीधे काले भंवर ने निगल लिया। धड़ाम! अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ, काला भंवर चकनाचूर हो गया और अनंत तलवार ऊर्जा गायब हो गई। रणवीर रायचंद ने तुरंत रिकोदर तलवार वापस ले ली। तो वे भी साधना के शिखर पर हैं। रणवीर रायचंद ने ठंडी आह भरी, बहुत हैरान नहीं था। दूसरी तरफ इतनी ताकत होना सामान्य था, ये देखते हुए कि वे 1 दर्जन से अधिक शक्ति देव विशेषज्ञों को भेज सकते थे। तुम भी बुरे नहीं हो, इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास ये ताकत है। आर्यावर्त सचमुच एक जादुई भूमि है। हर कुछ सालों में कुछ असाधारण लोग पैदा होते हैं। अफसोस की बात है कि वे सब बहुत घमंडी हैं। अगर वे हमारी ताकतों को नाराज करते हैं तो उन्हें केवल मौत का सामना करना पड़ेगा, प्रेतराज ने बेरहमी से कहा। बकवास बंद करो और मरो। रणवीर रायचंद ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और इसे बेतहाशा बाहर निकाला।
आध्यात्मिक ऊर्जा में महारत हासिल करने के बाद से उसने शायद ही कभी प्राण शक्ति का उपयोग किया हो। आध्यात्मिक ऊर्जा में निहित ऊर्जा प्राण शक्ति से कहीं बढ़कर है। अचानक प्रेतराज ने कुसुम को पकड़ लिया, उसे जमीन पर दबा दिया और अपने बड़े पैर से उसकी छाती पर वार किया। बूम! उस वार की ताकत से कुसुम का नाजुक शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। फुफा! उसने अपना मुंह खोला और खून की एक उल्टी की। ये देखकर रणवीर रायचंद की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और उसके शरीर से एक भयानक हत्यारा इरादा फूट पड़ा। इसे अभी रोको, तुम्हें मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मांग करता हूं कि तुम अभी वापस जाओ, वरना मैं उसे मार डालूंगा। प्रेतराज ने चेतावनी दी। उसका विशाल पैर फिर से मारने के लिए उठा। फुफा! कुसुम खून थूक रही थी और मौत की कगार पर थी। रणवीर रायचंद तुरंत अपनी जगह पर रुक गया, उग्र अभिव्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति को घूर रहा था। क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? तुरंत वापस जाओ, प्रेतराज ने लापरवाही से कहा, जिसमें थोड़ी सी शेखी थी। रुद्रधाम प्रमुख, आप जाए, जल्दी जाए। कुसुम का मुंह अब टेप से बंद नहीं था और वह अपनी पूरी ताकत से बोली, लेकिन उसकी आवाज अभी भी बहुत कमजोर थी। रणवीर रायचंद ने अपने दांत थोड़े भींचे और अंत में जमीन पर पीछे हट गया। क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? प्रेतराज ने मजाक उड़ाया। तुम किस तरह के इंसान हो जो एक औरत को सताते हो? अगर तुम में हिम्मत है तो उसे जाने दो और हम मौत तक द्वंद्व युद्ध करेंगे। रणवीर रायचंद ने ठंडेपन से कहा। भोले, मैंने तुम्हें यहाँ मारने के लिए बुलाया था। अगर कोई आसान तरीका होता तो क्यों परेशान होते? उसने ठंडेपन से कहा। बकवास बंद करो, हम उसे कैसे रिहा कर सकते हैं? रणवीर रायचंद ने भारी आवाज में पूछा। जिस व्यक्ति को तुम चाहते हो वह मेरे हाथों में है। तुम्हें अब वही करना होगा जो मैं कहूं। प्रेतराज ने दबंगई से घोषित किया। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? पहले घुटने टेको। प्रेतराज दहाड़ा। रणवीर रायचंद की आंखों में तुरंत जानलेवा इरादा चमक उठा। रुद्रधाम के स्वामी के रूप में इस दुनिया में कितने लोग उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की हिम्मत करेंगे? अगर वह इस तरह घुटने टेकता है तो वह अपना सारा सम्मान खो देगा। लेकिन अगर वह वैसा नहीं करता जैसा कि दूसरा पक्ष कहता है तो कुसुम मर जाएगी। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कुसुम मुश्किल से चिल्लाई। चुप रहो, प्रेतराज ने ठंडेपन से चिल्लाया और उसका बड़ा पैर जोर से पड़ा। चटक चटक, कुसुम के शरीर से टूटने की आवाज आई और वह तुरंत दर्द से कराह उठी। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ, रणवीर रायचंद ने अचानक कहा। अध्याय 613, कुसुम का बचाव, कत्लेआम शुरू। तो जल्दी करो, प्रेतराज ने उपहास किया। कुसुम में अब चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची थी, उसकी आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे। रुद्रधाम प्रमुख, जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उन्हें उसकी खातिर इस शख्स के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। वो मर जाना पसंद करती, लेकिन इस मोड़ पर मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। रणवीर रायचंद ने अपने घुटने मोड़े और धीरे धीरे खुद को जमीन की ओर झुकाया। हा, रुद्रधाम प्रमुख पूरी दुनिया में मशहूर है, फिर भी वो मेरे सामने घुटने टेक रहा है, प्रेतराज ने अहंकार में चिल्लाकर कहा। जैसे ही रणवीर रायचंद के घुटने जमीन को छूने वाले थे, उसकी आंखों में एक कातिलाना चमक कौंधी। एक सन के साथ उसका शरीर बिजली की रफ्तार से गायब हो गया। इस अचानक बदलाव ने प्रेतराज को चौंका दिया। रणवीर रायचंद, अगर तुमने मेरे आदेशों को न मानने की जुर्रत की तो मैं इसे अभी मार डालूंगा। उसने कुसुम की गर्दन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। शून्य में एक ताकत ने सीधे उसके शरीर को कैद कर लिया, जिससे उसकी हरकतों में भारी रुकावट आ गई। तुमने अपना मौका गंवा दिया। एक जोरदार दहाड़ गूंजी और रणवीर रायचंद उसके सामने शून्य से निकला, प्रेतराज पर एक मुक्का जड़ दिया। हिस, प्रेतराज सदमे में हौंफने लगा। यह आदमी पलक झपकते ही मेरे ठीक सामने आ गया, और ऐसा लगता है कि उसने उसके शरीर को बांधने के लिए किसी तरह की स्थानिक शक्ति का इस्तेमाल किया। इसी वजह से वो कुसुम को समय रहते नहीं पकड़ सका। उस छोटे से समय में उसके पास प्रतिक्रिया करने का कोई वक्त नहीं था। उसने तुरंत अपना बड़ा हाथ उठाया और उसे दूर धकेल दिया। धड़ाम! जब रणवीर रायचंद का मुक्का विरोधी के बड़े हाथ से टकराया तो ये किसी उल्कापिंड के धरती से टकराने से कम नहीं था। एक जंगली और दबंग ताकत फट पड़ी और यहाँ तक कि शून्य भी कांप उठा। हुफ! प्रेतराज पीछे की ओर उड़ गया। वो कई मीटर दूर गिरा और आखिरकार बड़ी मुश्किल से संभल पाया। चटक चटक, इसके बाद टूटने की आवाज आई। उसने तुरंत अपने हाथ की ओर देखा और पाया कि उसका सुनहरा कवच चटक गया था। इतनी भारी ताकत! वह चिल्लाया, उसकी आवाज में खौफ भरा था। दोनों ही सर्वोच्च दायरे के शिखर पर थे, फिर भी एक ही वार में वह न केवल विरोधी के हमले को झेल नहीं पाया, बल्कि उसका सुनहरा कवच भी चकनाचूर हो गया। रणवीर रायचंद ने तुरंत कुसुम को पकड़ा, फिर उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित की और उसे एक गोली दी। इसे निगल लो। ठीक है, कुसुम ने सिर हिलाया, अभी भी सदमे में थी। पलक झपकते ही रणवीर रायचंद ने वास्तव में अपने विरोधी को खदेड़ दिया।
अमृत गोली लेने और अपने शरीर को पोषण देने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के बाद कुसुम काफी हद तक ठीक हो गई और मौत के मुंह से बच गई। सन तभी जो आदमी प्रेतराज के पीछे खड़े थे वे सब रणवीर रायचंद की ओर दौड़ पड़े। कीड़े मकोड़ों का झुंड, रणवीर रायचंद ने कहा और फिर अपनी तलवार घुमा दी। खच, काले कवच वाले कई आदमी एक ही तलवार के वार से तुरंत मारे गए। रणवीर रायचंद, ये मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए बच निकलोगे क्योंकि तुमने इस औरत को बचा लिया है। यह मृत्यु मरुस्थल है। मेरे पास तुम सबको मारने के अनगिनत तरीके हैं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, घुटने टेको। बेवकूफ, तुमने वो बंधक खो दिया जिसने मुझे धमकाया था और तुम अभी भी मुझे आदेश देना चाहते हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम चाहे कोई भी हो, अगर तुम दिल्ली में मुसीबत खड़ी करने और मेरे करीबियों को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत करोगे तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। रणवीर रायचंद ने ठंडेपन से कहा, फिर दहाड़ा उत्तर सम्राट रणाकाश विद्या। बूम, रणाकाश युद्ध आत्मा उभरी, एक विशाल रूहानी परछाई बनाते हुए, जैसे स्वर्ग से कोई देवता उतरा हो। रणवीर रायचंद की आभा कई गुना मजबूत हो गई थी। उसी समय उसने गुप्त रूप से स्थानिक जादू का इस्तेमाल किया। 7 महान विधियों में से एक जो अनंत अंधेरे से प्राप्त हुई थी। रणवीर रायचंद ने पहले ही इसका पता लगा लिया था। जिस वजह से मैं अभी कुसुम को बचा पाया वो इसी चाल के कारण था। जब विरोधी अपने घमंड में था, मैंने उस पर तेज रफ्तार से हमला करने के लिए स्थानिक जादू का इस्तेमाल किया। उसी समय उसने खुद को एक मौका देने के लिए विरोधी को कैद करने के लिए स्थान की शक्ति में हेरफेर किया। जजल्स, इस पल रिकोदर तलवार आसमान से नीचे गिरी जिसमें भारी ऊर्जा थी। इसकी आभा ही किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थी। क्या अद्भुत तलवारबाजी है, प्रेतराज ने ठंडेपन से कहा, अचानक अपना बड़ा हाथ फैलाया। हुफ, एक पल में उसके हाथ में एक लंबा भाला आ गया, 9 फीट लंबा, काले लोहे से बना। ये बेहद ठंडा और तेज है। आकाश भेदी भाला, प्रेतराज ने ठंडेपन से चिल्लाया। उसका बड़ा हाथ अचानक हिला, भाला शून्य में लहराया, सीधे रिकोदर तलवार की ओर। उस पल में प्रेतराज हैरानी से चिल्लाया, ये फिर से वही स्थानिक शक्ति है। मैं पहले तैयार नहीं था, लेकिन इस बार तुम अपनी चाल में सफल नहीं होगे। वह गुस्से में दहाड़ा, टूटे। आकाश भेदी भाले ने तुरंत एक भयानक आभा छोड़ी, स्थानिक शक्ति की बाधाओं को तोड़ते हुए, और पल भर में रिकोदर तलवार से टकरा गया। ठन, अचानक एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ और प्रेतराज को हिंसक रूप से पीछे फेंक दिया गया। आकाश भेदी भाले से निकलने वाली शॉकवेव शरीर के आंतरिक अंगों में फैल गई, जैसे कि अनगिनत जंगली जानवर अंदर तबाही मचा रहे हों। पुफ, प्रेतराज खुद को खून की उल्टी करने से नहीं रोक सका। एक प्रथम स्तर का युद्ध कौशल। प्रेतराज की हैरान आवाज उसके हेलमेट के नीचे से आई। एक प्रथम स्तर का युद्ध कौशल बेहद दुर्लभ है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? वह तो बस एक मरा हुआ आदमी है, तुम्हें इतना बताने का क्या फायदा? रणवीर रायचंद ने तिरस्कार पूर्वक कहा और प्रेतराज की ओर तेजी से बढ़ा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, प्रेतराज ने आकाश भेदी भाले का इस्तेमाल रिकोदर तलवार से लगातार टकराने के लिए किया, जिससे चिंगारियां उड़ी और शून्य कांप उठा। रणवीर रायचंद पूरी तरह से अनजान था कि पगोडा के अंदर एक युवक मॉनिटर पर बैठा था, बाहर का पूरा दृश्य देख रहा था। कैसी लापरवाह गलती! रणवीर रायचंद ने वास्तव में उस लड़की को बचा लिया। बिना बंधक के, प्रेतराज की ताकत के बावजूद वह रणवीर रायचंद का मुकाबला नहीं कर सकता। वह पहले से ही सोच रहा था कि बिना पकड़े कैसे भागा जाए। धड़ाम, तभी स्क्रीन से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। प्रेतराज के साथ 10 से अधिक राउंड लड़ने के बाद रणवीर रायचंद ने अचानक आकाश भेदी भाले को तलवार से आधा काट दिया। आकाश भेदी भाले के चकनाचूर होने के बाद प्रेतराज बुरी तरह घायल हो गया और उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। मरो, रणवीर रायचंद ने अपने फायदे का फायदा उठाया, एक और तेज और भयंकर तलवार का वार किया। बूम, प्रेतराज हमले का सामना करने में असमर्थ था और उसने सीधे सिर पर वार खाया। चटक चटक, उसका सुनहरा कवच तुरंत चकनाचूर हो गया। पुफ, प्रेतराज ने तुरंत खून की उल्टी की और मंडप से सीधे गिर गया, भारी आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। अगर सुनहरा कवच उसकी रक्षा नहीं कर रहा होता तो वह मर गया होता। फिर भी उसकी स्थिति बेहद खतरनाक थी। अगर रणवीर रायचंद ने फिर हमला किया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। सुनहरे कवच के चकनाचूर होने के बाद रणवीर रायचंद दूसरे व्यक्ति का चेहरा देख पाया। वह एक अधेड़ उम्र का पश्चिमी आदमी था जिसका चेहरा खूनी निशानों से ढका था, जिससे वह भयानक लग रहा था। उसकी आंखों में एक शैतानी और जहरीला लुक था और वह दहाड़ा, उस पर हमला करो, मारो उसे। आदेश जारी होने के बाद हजारों लोग काले कवच पहने हुए सभी दिशाओं से बाहर निकल आए। उनसे एक कातिलाना आभा निकल रही थी, जैसे नरक से निकले हुए मौत के योद्धा, और उनका साधना स्तर अंतर शक्ति स्तर से शक्ति ब्रह्म स्तर तक था। मारो मारो मारो, समूह दिखाई दिया और इमारत को पागलों की तरह घेरते हुए कान फाड़ देने वाली आवाज में चिल्लाया, यहीं रहो और हिलना मत।
रणवीर रायचंद ने कुसुम से कहा, फिर रिकोदर तलवार लहराते हुए समूह की ओर बढ़ा। मृत्यु मरुस्थल को कभी जीवन के लिए एक वर्जित भूमि होने की अफवाह थी। आज मैं यहाँ एक कत्लेआम मचाऊंगा, इस वर्जित क्षेत्र को खून से रंग दूंगा। अध्याय 614 रहस्यमयी लड़की। हुफ, जैसे समुद्र में उतरता हुआ कोई ड्रैगन, रणवीर रायचंद भीड़ में घुस गया और खूनी कत्लेआम शुरू कर दिया। रिकोदर तलवार के साथ उसके शक्तिशाली और बेलगाम हमले अजेय हैं। खच खच खच, मंजर से दबी हुई आवाजें गूंजी और हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। प्रेतराज, जिसकी आंखें युद्ध के मैदान पर जमी थीं, अपने ही लोगों को एक के बाद एक मरते देख बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। नहीं, हमें लघु संसार की शक्ति को सक्रिय करना होगा, वरना हम इस आदमी को नहीं मार सकते। ये सोचकर उसने तुरंत कार्रवाई की, गहरे मंत्रों का जाप किया। अचानक इस नखलिस्तान से एक जबरदस्त शक्ति उभरी, जैसे कि कोई सील टूट गई हो और यह आसमान में उमड़ पड़ी, जिससे रेत और पत्थर उड़ने लगे और एक भयानक दृश्य बन गया। लानत है, उन्होंने वास्तव में लघु संसार की शक्ति का इस्तेमाल किया। क्या वे पूरी योजना को बर्बाद करना चाहते हैं? मंडप के अंदर मौजूद आदमी ने माथे पर शिकन डाली। उसने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल गुप्त रूप से संदेश भेजने के लिए किया। प्रेतराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लघु संसार की शक्ति का इस्तेमाल करने की? क्या तुम पूरी योजना को बर्बाद करना चाहते हो? तुम सिर्फ एक भागीदार हो, इस योजना के बॉस नहीं, और तुम्हें मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। अपना मन बनाने के बाद प्रेतराज ने मंत्र जारी रखा। बूम बूम, अधिक से अधिक ताकतें दिखाई दी, एक पल में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा। रणवीर रायचंद इस शक्ति को महसूस करते हुए हैरानी से चिल्लाया, यह मृत्यु मरुस्थल का सबसे गहरा हिस्सा है, कोई पवित्र भूमि या ड्रैगन नस नहीं, तो यहाँ इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे हो सकती है? पलक झपकते ही आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भारी मात्रा प्रेतराज के शरीर में प्रवेश कर गई। इस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद प्रेतराज की आभा नाटकीय रूप से बढ़ गई। रेगिस्तानी बवंडर। एक दहाड़ के साथ अनंतकाली रेत आसमान में उमड़ पड़ी, तुरंत एक काले बवंडर में बदल गई जो पागलों की तरह रणवीर रायचंद की ओर बढ़ा। इस प्रक्रिया के दौरान उसके कई आदमी बीच में फंस गए और दर्द भरी चीखें निकलने लगीं। प्रेतराज को बिल्कुल परवाह नहीं थी, जब तक वह रणवीर रायचंद को मार सकता था तो क्या फर्क पड़ता अगर उसने कुछ लोगों की कुर्बानी दे दी। रुद्रधाम प्रमुख, सावधान। कुसुम चिल्लाए, ये छोटा सा हमला क्या बिगाड़ लेगा? रणवीर रायचंद ने लापरवाही से कहा। रिकोदर तलवार को मजबूती से पकड़ा और एक विनाशकारी प्रहार किया। जब तलवार ने बवंडर को काटा तो उसने बवंडर को दो हिस्सों में बांट दिया। रणवीर रायचंद बवंडर से गुजरा, रिकोदर तलवार लहराते हुए, और सीधे प्रेतराज पर टूट पड़ा। इस बड़ी मुसीबत को पहले हल करना होगा। लानत है। प्रेतराज आग बबूला हो गया और हवा में कई ताबीज फेंकने के लिए अजीब जादू का इस्तेमाल किया, जो सभी प्रकाश की लकीरों में बदल गए और रणवीर रायचंद की ओर लपके। काटो! रणवीर रायचंद ने ठंडेपन से चिल्लाया। उसकी रिकोदर तलवार हवा में जोर से लहराई, प्रकाश की लकीरों को चकनाचूर कर दिया। सभी ताबीजों से निपटने के बाद उसने एक ही तलवार के वार से आसमान को चीर दिया। हिस प्रेतराज तुरंत हौंफने लगा, अपने सामने एक शक्तिशाली बाधा बनाने के लिए बेमिसाल आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ी। बूम! तलवार नीचे गिरी, तुरंत बाधा को चकनाचूर कर दिया और आखिरी झटका प्रेतराज को लगा। पुफ! प्रेतराज ने तुरंत खून की उल्टी की और उसकी छाती पर खून का धब्बा दिखाई दिया। ये चौंकाने वाला है, हड्डियां दिखाई दे रही हैं। ये बेवकूफ आदमी लघु संसार की शक्ति का उपयोग करके भी रणवीर रायचंद को नहीं हरा सका। ऐसा लगता है कि हम इस जगह को नहीं बचा सकते। मंडप के अंदर युवक जो स्थिति को बारीकी से देख रहा था, उसने भागने का फैसला किया। उसकी पहचान कभी उजागर नहीं होनी चाहिए। बूम! प्रेतराज एक तलवार से बह गया और दर्जनों फीट दूर उड़ गया, मंडप में भारी रूप से जा टकराया। बूम! विशाल पत्थर की दीवारें चकनाचूर हो गईं और पूरी अटारी ढहने की कगार पर थी। बताओ, तुम किस तरह के संगठन हो? रणवीर रायचंद ने दबाव डाला। तुम्हें पता नहीं चलेगा। इतना कहने के बाद प्रेतराज तुरंत अटारी में गायब हो गया। उसे अपनी पूरी ताकत से रोको। उसने केवल ये शब्द छोड़े और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। सन सन सन! बचे हुए दर्जनों कवचधारी योद्धा पागलों की तरह रणवीर रायचंद पर टूट पड़े। बिना किसी सवाल के आदेशों का पालन करो, और यह जानते हुए भी कि इसका मतलब निश्चित मौत है, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ो। कहना होगा कि उनका प्रशिक्षण बेहद अनुशासित है, यहाँ तक कि दुनिया की शीर्ष सेनाएं भी बेहतर नहीं हैं। मैं और भी उत्सुक हूँ कि तुम किस तरह की ताकत हो। रणवीर रायचंद की आंखें ठंडी हो गईं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार खींची और लड़ने लगा। दर्जनों कवचधारी योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, वे बस तोप का चारा थे। खच खच खच! बस कुछ ही दर्जन सेकंड में दर्जनों लोग रणवीर रायचंद की तलवार के नीचे मारे गए। बिना किसी देरी के रणवीर रायचंद तुरंत उठा और उसका पीछा किया।
गड़गड़ाहट। लेकिन उसी पल अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मंडप, जो दसियों मीटर ऊंचा था, तुरंत ढह गया। रणवीर रायचंद की आंखें झपकी और उसने तुरंत ऊपर की मंजिल की ओर देखा। केवल कुसुम को पहले से ही हरकत में देखा, जो जमीन की ओर उड़ रही थी, लेकिन उसका शरीर बहुत बुरी तरह घायल था और वह गिरने की कगार पर था। रणवीर रायचंद ने अपना हाथ लहराया और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक झोंका निकला। एक पल में इसने कुसुम के शरीर को सहारा दिया, जिससे उसे सुरक्षित उतरने का मौका मिला। क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रुद्रधाम प्रमुख, कुसुम ने कृतज्ञता से कहा। यह अच्छा है। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया और तुरंत अपने सामने देखा। ढही हुई अटारी के नीचे एक फॉर्मेशन व्यू रचना सक्रिय हो रही थी। कई मीटर आकार का एक चौकोर व्यूह बना, जिसके भीतर उमड़ती और प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद थी। ऐसा लगता है कि जो आध्यात्मिक ऊर्जा उन्होंने पहले नियंत्रित की थी, वह सब यहीं से आई थी। प्रेतराज का शरीर तेजी से व्यू घेरे की ओर बढ़ रहा था। तुम्हें लगता है तुम बस ऐसे ही जा सकते हो? इतना आसान नहीं, रणवीर रायचंद चिल्लाया और तुरंत पीछा किया। बूम! जैसे ही वह फॉर्मेशन के करीब पहुंचा, एक भयानक शक्ति अचानक उसमें से फूटी और उसकी ओर बढ़ी। नवनाग स्वर्ण शरीर, रणवीर रायचंद चिल्लाया और भयानक शक्ति का विरोध करने के लिए उसके शरीर पर तुरंत एक बाधा दिखाई दी। इसके तुरंत बाद उसने तेजी से कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उस संक्षिप्त देरी में प्रेतराज पहले ही गायब हो चुका था। इसे बंद करो। शून्य में केवल प्रेतराज की आवाज बची थी। जब रणवीर रायचंद पहुंचा तो फॉर्मेशन पहले ही निष्क्रिय हो चुकी थी और रोशनी तुरंत कम हो गई। जब तक रणवीर रायचंद पहुंचा, फॉर्मेशन में प्रवेश करने में बहुत देर हो चुकी थी। क्या वे बस ऐसे ही भाग गए? रणवीर रायचंद ने माथे पर शिकन डाली। बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है कि हम इसे इतनी आसानी से जाने देंगे। हम ये भी नहीं जानते कि वह कौन है। जजल्स। तभी प्रकाश की एक किरण अचानक उड़ती हुई आई और तुरंत फॉर्मेशन में गिर गई। हुफ! व्यू, जो बंद हो गया था, फिर से शुरू हो गया, चमकदार रोशनी के साथ उमड़ पड़ा। रणवीर रायचंद ने हैरानी से कहा। किसी और ने चाल चली। उसने निर्णायक रूप से अपना सिर घुमाया और प्रकाश की एक किरण को उड़ते हुए देखा और पलक झपकते ही उसके सामने उतरते हुए देखा। वह 20 के दशक की शुरुआत में एक युवती थी, जिसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और नाजुक उत्कृष्ट नक्श जैसे हाथ से तराशे गए हों। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी, इतनी नाजुक कि छूने पर टूट जाए। उसने एक हल्का नीला लिबास पहना था जो उसकी पतली आकृति से चिपका हुआ था और एक अलौकिक आभा बिखेर रहा था। वह मेंग लुओक्सु जैसा ही एहसास देती है, एक परी की तरह, लेकिन मेंग लुओक्सु की बर्फीली आभा के बिना। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी भी एक पूर्वी उपस्थिति है। तुम कौन हो? रणवीर रायचंद ने तुरंत पूछा। दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति की सराहना करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये रेगिस्तान की गहराई में है और अचानक एक परी जैसी खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वह एक ही चाल से फॉर्मेशन फिर से खोल देती है। उसकी शक्ति आश्चर्यजनक है। हमें सावधान रहना होगा। क्या तुमने आर्यावर्त से किसी को देखा है? महिला ने रणवीर रायचंद के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उससे सीधे पूछा। अध्याय 615 लघु संसार। क्या तुम भी उसे बचाने आए हो? ये सवाल सुनकर रणवीर रायचंद ने तुरंत कुसुम की ओर इशारा किया। नहीं, नीले लिबास वाली लड़की ने सिर हिलाया। अगर दूसरा पक्ष इतना सतर्क था तो उन्होंने शायद भागने का मौका पहले ही ले लिया है। तुम क्या कह रही हो? रणवीर रायचंद ने माथे पर शिकन डाली। और तुम आखिर हो कौन? तुम्हें इतना जानने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो और उसे यहाँ से ले जाओ। इतना कहने के बाद महिला फॉर्मेशन की ओर बढ़ी। रणवीर रायचंद ने तुरंत दूसरे व्यक्ति को रोका। जब तक तुम साफ साफ नहीं बताती, तुम कहीं नहीं जा सकती। नीले लिबास वाली महिला ने रणवीर रायचंद को देखा और कहा, मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। ये प्रेत सेना का मुख्यालय है। जो व्यक्ति भागा है वह प्रेतराज है। मुझे उसे जल्द से जल्द मारना होगा और उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो आर्यावर्त से है और जिसने उसके साथ सहयोग किया। रास्ते से हट जाओ। क्या ये प्रेत सेना का मुख्यालय है? रणवीर रायचंद की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। प्रेत सेना आकाशीय सूची के 3 राजाओं के पीछे की ताकत है, शेरा, बाज और काल भेड़िया। लोगों का ये समूह मुसीबत पैदा करने के लिए दिल्ली गया था और उसके सैकड़ों प्रतिभावान लोगों को मारने के बाद दोनों घटनाएं स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई थीं। इसलिए घटना के बाद रणवीर रायचंद का पहला शक उन सैकड़ों प्रतिभावान लोगों के पीछे की ताकतों के बारे में था जिनकी उसने जांच की थी। उनमें से प्रेत सेना सबसे संदिग्ध है। खासकर जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, बेरहम और रहस्यमयी, यही प्रेत सेना की पहचान है। लेकिन कोई सबूत नहीं है। अब जब नीले लिबास वाली महिला ने यह कहा है तो यह इसे सीधे साबित करता है। हालांकि वह दूसरे व्यक्ति के शब्दों के पीछे के दूसरे अर्थ के बारे में अधिक उत्सुक था। वह पूर्वी व्यक्ति प्रेत सेना के साथ किस लिए सहयोग कर रहा है? मैंने कहा कि मेरे पास समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। रास्ते से जल्दी हट जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी।
नीले लिबास वाली महिला ने तत्परता से कहा, ठीक है अगर तुम मुझे नहीं बताती, लेकिन प्रेत सेना का नेता वह है जिसे मैं मारने जा रहा हूँ। तुम श्रेय कैसे चुरा सकती हो? रणवीर रायचंद ने उपहास किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह महिला कौन थी। ये साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि वे जो कहते हैं उसमें कितना सच है और कितना झूठ। उसे अकेले अंदर जाने देना, कौन जानता है कि उसका मकसद क्या है। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कुछ अच्छा है? नीले लिबास वाली लड़की ने चिढ़कर कहा, अंदर एक लघु संसार है, बेहद खतरनाक। ये लघु संसार क्या है? रणवीर रायचंद ने पूछा। अगर हमें मिलने का मौका मिला तो मैं तुम्हें बताऊंगी। वैसे भी यहाँ बहुत खतरा है। मुझे नहीं पता कि अंदर जाने के बाद मैं कब बाहर आऊंगी। अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता तो बस आ जाओ। महिला के बात खत्म करने के बाद उसने एक और शब्द कहे बिना तेजी से फॉर्मेशन में प्रवेश किया। रणवीर रायचंद ने उसे नहीं रोका। हम वास्तव में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकते, वरना प्रेतराज भाग जाएगा। हालांकि नीले लिबास वाली महिला ने जो कहा उसने उसे मुश्किल स्थिति में डाल दिया। अगर कुसुम अंदर जाती है और असली खतरा है तो इसे संभालना और भी मुश्किल होगा। इसलिए उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक संदेश भेजा। उसने जल्दी से कहा, कुसुम, मैंने प्रेतराज को छोड़कर यहाँ सबको मार दिया है। मैंने तुम्हें लेने के लिए रुद्रधाम से एक विशेष विमान भेजने को कहा है। तुम पहले दिल्ली वापस जाओ और सबको बता देना कि मेरा इंतजार न करें। इतना कहने के बाद वह फॉर्मेशन में दाखिल हुआ और एक पल में गायब हो गया। संभल कर, कुसुम चिल्लाई, उसकी आंखों में चिंता भरी थी। ... दिल्ली। विक्रम और अन्य लोगों को तुरंत संदेश मिला और उन्हें कुसुम को लेने जाने के लिए कहा गया, जिसका मतलब था कि उस व्यक्ति को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। हर कोई अविश्वसनीय रूप से खुश था, लेकिन जल्द ही एक सवाल उठा। चूंकि कुसुम को बचा लिया गया था तो रणवीर रायचंद किसी को उसे लेने भेजने के बजाय उसे वापस क्यों नहीं लाया? अपने संदेह के बावजूद विक्रम ने तुरंत किसी को कुसुम को लाने के लिए भेजा। इस पल फॉर्मेशन में प्रवेश करने के बाद रणवीर रायचंद ने खुद को एक विशाल खाली दुनिया में पाया। ये जगह एक अलग दुनिया की तरह है, बाहर से बहुत अलग नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिर गया हो और धरती फट गई हो। आसमान बादलों से घिरा और धूसर था। नजर में आने वाली जमीन का बहुत सा हिस्सा ढह गया है, जिससे अज्ञात शून्य बन गए हैं जो एक ठंडी आभा बिखेरते हैं। ये वास्तव में एक खंडित लघु संसार है। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि इस दुनिया में लंबे समय से एक भी पूर्ण लघु संसार नहीं है। नीले लिबास वाली महिला ने कहा, आखिर ये लघु संसार है क्या? रणवीर रायचंद ने पूछा। पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो गई है, इसलिए यह प्राचीन काल में शक्तिशाली प्राणियों द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र स्थान है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा को सील कर सकता है और दीर्घकालिक साधना के लिए उपयोग किया जा सकता है। नीले लिबास वाली महिला ने समझाया। वास्तव में ऐसी जगहें भी हैं। रणवीर रायचंद ने हैरानी से कहा, तो प्रेतराज को जो अपार आध्यात्मिक ऊर्जा मिली थी वह यहीं से उत्पन्न हुई थी। मैंने पहले कभी लघु संसार के बारे में क्यों नहीं सुना? वह नीले लिबास वाली महिला जो कह रही थी उस पर थोड़ा संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका। ये प्राचीन शक्तिशाली प्राणियों द्वारा बनाया गया था, जिसे पूरा करने के लिए अपार अलौकिक क्षमताओं की आवश्यकता थी, लेकिन ये कई वर्षों तक नहीं चल सका। इनमें से कई लघु संसार हजारों साल पहले ढह गए थे और अब बहुत कम लोग इसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं। नीले लिबास वाली महिला ने शांत भाव से कहा, तुम्हारी पहचान क्या है? रणवीर रायचंद और भी उत्सुक था। इतनी कम उम्र में इतना सब जानना, तुम्हारी जरूर कोई बड़ी पृष्ठभूमि होगी। नीले लिबास वाली महिला ने तुरंत रणवीर रायचंद की ओर देखा। क्या प्रेतराज को मारना अधिक महत्वपूर्ण है या गपशप अधिक महत्वपूर्ण है? रणवीर रायचंद दंग रह गया। उसे वास्तव में 20 के दशक की शुरुआत में एक लड़की द्वारा भाषण दिया गया था। चूंकि यह एक स्वतंत्र स्थान है, इसकी सीमाएं हैं। क्या तुम्हें डर है कि वह भाग जाएगा? उसने शांत होने का नाटक किया। नीले लिबास वाली महिला ने रणवीर रायचंद को अजीब नजरों से देखा। छोटी लड़की, वो कैसी नजर है? रणवीर रायचंद ने ठंडेपन से पूछा। हालांकि लघु संसार एक स्वतंत्र स्थान है, लेकिन ये पहले ही ढह चुका है। कई जगहें हो सकती हैं जो बाहरी दुनिया से जुड़ती हैं, इसलिए दूसरे पक्ष के लिए भागना मुश्किल नहीं होगा। प्राचीन काल में जिनके पास लघु संसार बनाने की क्षमता थी, वे आसान यात्रा के लिए उनके भीतर फॉर्मेशन स्थापित करते थे, जिससे वे अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट कर सकते थे। नीले लिबास वाली महिला ने कहा, अगली बार तुम बस सीधे कह सकती हो, तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो। ये सुनने के बाद रणवीर रायचंद ने निर्णायक रूप से काम किया और तेजी से प्रेतराज के ठिकाने की तलाश की। सावधान रहना, उन बर्बाद इलाकों में मत जाना, वरना शून्य तुम्हें निगल जाएगा। नीले लिबास वाली महिला ने चेतावनी दी, इससे पहले कि वह भी आगे बढ़ना शुरू करती। जैसे ही रणवीर रायचंद हवा में उड़ा, वह समय समय पर शून्य में औरोरा ध्रुवीय ज्योति जैसी रोशनी की किरणें देख सकता था। ये सब आध्यात्मिक ऊर्जा है।
वह हैरानी से चिल्लाया। लघु संसार कभी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन जब से यह ढह गया, आध्यात्मिक ऊर्जा सभी दिशाओं में बिखर गई है। कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा संरक्षित थी और यह ऐसा ही निकला, नीले लिबास वाली महिला ने कहा। पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ है। हालांकि यह जगह ढह चुकी है, जब तक यह आध्यात्मिक ऊर्जा है, यह अभी भी एक खजाने वाली भूमि है जिससे लोग ईर्ष्या करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रेत सेना इस जगह की रक्षा कर रही है, रणवीर रायचंद ने कहा। अचानक उसे एक प्रेरणा मिली। पश्चिमी साधना दुनिया इतनी समृद्ध होने का कारण केवल यह नहीं है कि यह प्राचीन लोक से संबंधित है, बल्कि इसलिए भी कि यह कुछ लघु संसारों को नियंत्रित करती है। यहाँ न केवल कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा है, बल्कि कुछ साधना तकनीकें और मार्शल आर्ट भी हैं। ये सभी प्राचीन रहस्य हैं। यदि तुम्हें कुछ मिलते हैं तो तुम्हें उनसे जीवन भर लाभ होगा। तुम सही हो। पश्चिमी साधना दुनिया की समृद्धि वास्तव में लघु संसार से कुछ हद तक संबंधित है। प्राचीन काल में कुछ प्रमुख घटनाएं हुईं और आर्यावर्त का लघु संसार मूल रूप से नष्ट हो गया था। कुछ विदेशी भूमि संरक्षित थी और पश्चिमी साधना दुनिया द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसने सभी साधना तकनीकों और मार्शल आर्ट को लूट लिया। इसलिए आज हमारे पास ये नींव है, नीले लिबास वाली महिला ने कहा। इन पश्चिमी साम्राज्यों के लूटने के कौशल वास्तव में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, रणवीर रायचंद ने ठंडेपन से कहा। तभी मेरी निगाहें दूरी पर गईं और मैंने एक आकृति को तेज गति से दौड़ते हुए देखा। प्रेतराज, वह दहाड़ा, उसका कातिलाना इरादा उमड़ पड़ा। अध्याय 616, यज्ञवेदी और वो प्राचीन कांस्य ताबूत। इस वक्त प्रेतराज अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था कि तभी पीछे से एक गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी। उसकी रूह कांप उठी, मानो शरीर छोड़कर उड़ने ही वाली हो। उसने झटके से सिर घुमाकर देखा। रणवीर रायचंद एक पागल सांड की तरह उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो चक्रव्यूह बंद कर दिया था, ये अंदर कैसे घुस आया? प्रेतराज की आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। और वो औरत जो उसके पीछे है, वो कुसुम तो बिल्कुल नहीं है। आखिर वो आई कहां से? प्रेतराज अभी इसी उलझन में था कि रणवीर हवा को चीरता हुआ उसके ठीक सामने आ धमका। प्रेत सेना के सरदार प्रेतराज, अब समझ आया कि तूने दिल्ली में हंगामा करने के लिए अपने गुर्गे क्यों भेजे थे। तू आकाशीय सूची के उन 3 राजाओं की मौत का बदला लेना चाहता था, है ना? लेकिन अफसोस, अब तेरी भी बारी आ गई है। रणवीर ने ठंडी फुफकार छोड़ी और पलक झपकते ही रिकोदर तलवार हवा में लहरा दी। तू जानता है मैं कौन हूँ? प्रेतराज की सांसें अटक गईं। खच, बिना एक पल गंवाए रणवीर ने तलवार उठाए और जोरदार वार कर दिया। 1 सेकंड के लिए इसे जिंदा छोड़ना, मुझे कुछ पूछना है। नीली पोशाक वाली उस लड़की की आवाज गूंजी। ये सुनते ही रणवीर ने अपनी ताकत को वहीं रोक लिया। फेक, एक ही वार में उसने प्रेतराज की दोनों बाहें धड़ से अलग कर दी, लेकिन उसकी जान बख्श दी। अगले ही पल तलवार की नोक प्रेतराज के सिर पर मंडरा रही थी। पूछो, रणवीर ने रूखेपन से कहा। नीली पोशाक वाली लड़की ने राहत की सांस ली। वो डर गई थी कि कहीं रणवीर का दूसरा वार उसे खत्म ही न कर दे। मुझसे पूछे बिना इसे मार मत देना। रणवीर ने सिर घुमाकर उस लड़की को घूरा। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? लड़की ने हल्की त्योरी चढ़ाई। अगर वो न होती तो रणवीर यहाँ घुस भी नहीं पाता। मैं पूछती हूँ, आर्यावर्त का वो कौन सा गद्दार है जो तुम्हारी प्रेत सेना के साथ मिला हुआ है? प्रेतराज के चेहरे का रंग उड़ गया। वो साला वाकई धोखेबाज निकला। जब तुम्हें पता ही है कि कोई और भी है तो जाओ खुद ढूंढ लो। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? नीली पोशाक वाली लड़की ने ठंडे स्वर में पूछा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मौत ही तो आएगी। वैसे भी तुम सब मरने वाले हो। प्रेतराज ने ढिठाई से कहा। मरते दम तक अकड़ नहीं गई तुम्हारी। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, सच उगल दो तो शायद रहम मिल जाए। इसके साथ ऐसे बात नहीं बनेगी। रणवीर ने उसे बीच में ही काट दिया। शू, प्रेतराज के सिर पर मंडराती विकोदर तलवार बिजली की रफ्तार से नीचे आए। खच, अगले ही पल उसकी एक और बांह कटकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रेतराज दर्द से बिलबिला उठा। बता वो शख्स कहाँ है, वरना तेरे शरीर का एक एक अंग और आंतें ऐसे काटूंगा कि तू मौत की भीख मांगेगा। रणवीर की आवाज में कसाई जैसी क्रूरता थी। कितने बेरहम हो तुम? नीली पोशाक वाली लड़की ने नाक से कुड़ी। बेरहम, ऐसे दरिंदों से निपटने के लिए यही भाषा काम आती है। मैं बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। प्रेतराज का हौसला टूट गया। जल्दी बक, रणवीर ने उसे डांटा। वो मुझसे पहले ही यज्ञवेदी की तरफ गया है। वहां इस जगह से बाहर निकलने का एक टेलीपोर्टेशन चक्र मौजूद है। उसकी पहचान एक गहरा राज है। वो खुद को बेनकाब नहीं करना चाहता। प्रेतराज ने कांपते हुए कहा। उसकी पहचान क्या है? नीली पोशाक वाली लड़की ने जल्दी से पूछा। वो आर्यावर्त का ही। गड़गड़ाहट। जैसे ही प्रेतराज बोलने वाला था, अचानक उस पूरी दुनिया में एक जबरदस्त धमाका हुआ, मानो प्रलय आ गया हो। धरती फट गई और आसमान थर्रा उठा।
जिस जमीन पर वे खड़े थे वो पलक झपकते ही ढह गई। प्रेतराज सीधा उस शून्यता में समा गया। फेक, समय और स्थान के क्रूर नियमों ने उसके शरीर के चिथड़े उड़ा दिए। भागो, रणवीर चिल्लाया और तुरंत हवा में छलांग लगाकर उस जगह से दूर हट गया। नीली पोशाक वाली लड़की भी समय रहते वहां से हट गई और उस काली खाई में गिरने से बाल बाल बची, वरना उनका अंजाम भी प्रेतराज जैसा ही होता। अफसोस, बस थोड़ी सी देर हो गई, लड़की ने पछतावे के साथ कहा। आखिर हुआ क्या है? रणवीर ने पूछा। लड़की ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उस भीषण भूकंप के कारण जो जगहें सुरक्षित थीं वो भी अब ढहने लगी थीं। जमीन और वहां मौजूद हर चीज शून्य में बिखर कर गायब हो रही थी। इस लघु लोक में किसी ने छेड़छाड़ की है, अब ये पूरी दुनिया ढह रही है। शायद इसका वजूद ही खत्म हो जाए। लड़की ने कहा, अगर ऐसा है तो हम उस वेदी की तरफ क्यों नहीं भागते जिसका जिक्र प्रेतराज ने किया था? शायद हम उस आदमी को पकड़ सकें और उसका राज खुल जाए। रणवीर ने सुझाव दिया। लड़की ने सिर हिलाया और दोनों ने तुरंत रफ्तार पकड़ ली। इस टूटते हुए लघु लोक में सफर करना मौत के मुंह में चलने जैसा था। कोई भी आसानी से इसकी चपेट में आ सकता था। एक पल जो जगह सामान्य थी, अगले ही पल वो कांच की तरह बिखर सकती थी। ये खतरा सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी मंडरा रहा था। गनीमत थी कि दोनों ही युद्ध कला में माहिर थे और बिना किसी खरोंच के आगे बढ़ते रहे। रणवीर ने अंदाजा लगाया कि यह नीली पोशाक वाली लड़की भी शक्ति के शिखर स्तर पर है। ये वाकई हैरान करने वाली बात थी। वो मुश्किल से 20-22 साल की होगी और इतनी कम उम्र में ऐसी बेमिसाल ताकत। रणवीर ने आज तक इतना युवा शिखर योद्धा नहीं देखा था। ऊपर से वो आर्यावर्त की ही रहने वाली है। पता नहीं उसका बैकग्राउंड क्या है, बाद में इससे जरूर पूछना पड़ेगा। ... कुछ मिनटों बाद वे दोनों लघु लोक की गहराइयों में पहुंच गए। सामने जमीन पर एक विशाल चबूतरा दिखाई दिया जिस पर जानवरों के चेहरों वाली मूर्तियां खड़ी थीं। नजारा बेहद डरावना और भव्य था। उस चौक के बीचों बीच एक शानदार पत्थर का मंच था जिस पर हड्डियों का ढेर लगा था। चारों तरफ सफेदी ही सफेदी। ये सब बलि के लिए इस्तेमाल किए गए थे। वहां कुछ दुर्लभ और कीमती कुदरती खजाने भी थे, जैसे कई तरह के नायाब क्रिस्टल और कुछ कीमती जड़ी बूटियां। यही वो वेदी होगी जिसकी बात प्रेतराज कर रहा था। क्या ये लघु लोक सालों पहले नष्ट नहीं हो गया था? फिर ये सब चीजें यहाँ कैसे हैं? क्या ये सब प्रेत सेना का किया धरा है? आखिर वो यहाँ किसकी पूजा कर रहे थे? रणवीर का दिमाग सवालों से घिर गया। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने प्रेतराज पर नजर क्यों नहीं रखी। अगर वो न मरता तो उससे कई राज उगलवाए जा सकते थे। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। नीली पोशाक वाली लड़की ने वेदी को देखते हुए अचानक बड़बड़ाया। तुम्हारा मतलब क्या है? रणवीर ने पूछा। प्रेत सेना ने कुछ दूसरी ताकतों के साथ हाथ मिलाया है ताकि इस टूटे हुए लघु लोक को एक कब्र की तरह इस्तेमाल करके किसी महाअसुर को यहाँ स्थापित कर सकें। लड़की ने खुलासा किया। महाअसुर को बलि? ये सुनकर रणवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रेत सेना दुनिया भर में खजाने ढूंढती फिरती है, छिप कर रहती है। क्या ये सब उस तथाकथित महाअसुर को बलि चढ़ाने के लिए था? लेकिन आखिर ये महाअसुर है कौन और वो है कहाँ? गड़गड़ाहट। रणवीर अभी सदमे में ही था कि एक और भूकंप ने जमीन को हिला दिया। चट चट चट। धरती फटती जा रही थी और ढहती जा रही थी। अब तो वो विशाल चौक भी टूटने लगा था। धड़ाम धड़ाम। विशालकाय मूर्तियां गिरकर चकनाचूर हो गईं। धूल और धुएं का गुबार छा गया। वेदी पर कोई शक्ति फूट रही है, लड़की ने चिल्लाकर कहा। अगले ही पल रणवीर और उसने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा देखा। अचानक उस विशाल वेदी से प्रकाश की एक किरण फूटी, मानो उसने शून्य को चीर दिया हो, और फिर वहां से एक विशाल चीज प्रकट हुई। ये तो एक ताबूत है। रणवीर आश्चर्य से चिल्लाया। वो ताबूत कांसे का बना था और बेहद प्राचीन लग रहा था। उस पर जमी हरी काई बता रही थी कि वो कम से कम कई हजार साल पुराना है। वो लगभग 3 झांग लंबा था और उस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था जिससे एक रहस्यमयी आभा निकल रही थी। जैसे ही ताबूत हवा में तैरा, उसने हड्डियों से बची खुची जीवन शक्ति सोखनी शुरू कर दी। लघु लोक की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उमड़ पड़ी, मानो इस प्राचीन कांस्य ताबूत को आशीर्वाद दे रही हो। अध्याय 617। वापसी का रास्ता ही टूट गया। वो महाअसुर इसी के अंदर है, नीली पोशाक वाली लड़की ने कहा। जरूर किसी ने जानबूझकर इस जगह से छेड़छाड़ की है ताकि यह कांस्य ताबूत बाहर आ सके। ये पक्का आर्यावर्त का वही गद्दार होगा जिसे तुम ढूंढ रही हो, रणवीर ने कहा और अपनी मानसिक शक्ति को चारों ओर फैला दिया। आखिरकार उसकी नजर वेदी के पीछे जाकर टिकी। एक परछाई तेजी से गुजरी। मिल गया। इतना कहकर रणवीर बिजली की सी फुर्ती से हिला और रोशनी की एक लकीर बनकर सीधा वेदी की ओर लपका। धड़ाम। जैसे ही वो पास पहुंचा, कई मीटर ऊंची एक जानवर के चेहरे वाली मूर्ति किसी अदृश्य शक्ति से टकराकर उसकी ओर गिरी। रणवीर ने हवा में ही मुक्का लहराया और उसे चकनाचूर कर दिया।
बैंग, एक ही जोरदार मुक्के से वो विशालकाय मूर्ति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एक साया बिजली की रफ्तार से भागता हुआ दिखाई दिया और अंत में रोशनी के एक गोले में कूदकर पलक झपकते ही गायब हो गया। तभी नीली रोशनी की एक किरण आए और उस गोले से टकराए। एक जोरदार धमाके के साथ ऊर्जा का सैलाब उमड़ा और वो रोशनी गायब हो गई। और वो साया भी बिना कोई निशान छोड़े ओझल हो गया। लानत है, वो भाग गया। नीली पोशाक वाली लड़की उड़कर आए और रणवीर के बगल में उतरी। उसके हाथों में अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा धड़क रही थी। ये हमला उसी ने किया था, लेकिन वो उस शख्स को रोक नहीं पाए। रणवीर ने आगे बढ़कर जायजा लिया। यह एक चक्रव्यूह है, उस शख्स ने भागने के लिए इसी का इस्तेमाल किया। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। सब कुछ वैसा ही था जैसा प्रेतराज ने कहा था। वो आदमी पहले ही यहाँ पहुंच गया था और चक्रव्यूह का इस्तेमाल करके फरार हो गया। और जहां तक छेड़छाड़ करने का मकसद था, रणवीर ने झटके से सिर घुमाया। वो ताबूत रोशनी में ऊपर उठ चुका था, एक ऐसी जगह पहुंच गया था जो असल में शून्यता का द्वार था, और वो आधा उसके अंदर समा भी चुका था। उस आदमी का मकसद सिर्फ खुद भागना नहीं था, बल्कि प्रेत सेना द्वारा पूजे जाने वाले इस कांस्य ताबूत को भी यहाँ से निकालना था। हमें उन्हें रोकना होगा। चूंकि इस कांस्य ताबूत के अंदर कोई महाअसुर है, तो उसे खत्म करना ही होगा, वरना भविष्य में यह बड़ी मुसीबत बनेगा। रणवीर ने अपनी पूरी रफ्तार लगा दी, फिर भी पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर हो गई। वो केवल अपनी रणस्वर्ग विद्या का इस्तेमाल कर सका और एक ही वार में तलवार चला दी। एक विशाल तलवार की किरण ने शून्य को चीर दिया और उस प्राचीन कांस्य ताबूत पर कहर बनकर टूटी। जैसे ही तीखी धार उस प्राचीन ताबूत से टकराई, उसके अंदर से एक पुरानी और विशाल बेमिसाल ताकत फूटी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ तलवार की रोशनी शून्य में बिखर गई और रिकोदर तलवार भी झटके से पीछे हट गई। रणवीर ने तलवार को कसकर पकड़ा। उसे ब्लेड से एक शक्तिशाली झटका महसूस हुआ। उसका खून और प्राण शक्ति उबल पड़ी और वो हवा में पीछे की ओर फिक गया। उसकी आंखों में खौफ तैर गया। अपनी सबसे घातक तकनीक इस्तेमाल करने के बाद भी वो उस कांस्य ताबूत को हिला तक नहीं सका, उल्टा उसे ही पीछे धकेल दिया गया। ये तो भयानक था। वूश! तभी उस लड़की ने भी अपना दांव चला। रोशनी की एक किरण निकली और सीधे प्राचीन ताबूत से जा टकराई। यह एक रंग बिरंगा फीता था। पलक झपकते ही वो कांस्य ताबूत के चारों ओर लिपट गया। लड़की ने जोर लगाया, उसे शून्य से वापस खींचने की कोशिश की। रणवीर ने भी वक्त जाया नहीं किया। जिस पर लड़की ने उसे थाम रखा था, उसका फायदा उठाते हुए वो तेजी से ताबूत की ओर उड़ा। धड़ाम! लेकिन उसी पल प्राचीन कांस्य ताबूत से एक और शक्तिशाली विस्फोट हुआ। प्राचीन और विशाल। चट चट! वो फीता जिसने ताबूत को जकड़ रखा था, पल भर में टुकड़ों में बंध गया। बंधन मुक्त होते ही कांस्य ताबूत आगे बढ़ा और सीधा शून्य की गहराइयों में समा गया। रणवीर का निशाना चूक गया। अपनी हार मानने को तैयार न होकर उसने शून्य में ही एक मुक्का जड़ दिया। गड़गड़ाहट! एक भीषण धमाके के साथ शून्य में एक शक्तिशाली वायु का बवंडर उठा, जिसने सभी दिशाओं में सब कुछ निगल लिया और उस सामान्य जगह को शून्यता में बदल दिया। लेकिन उस प्राचीन कांस्य ताबूत का कोई नामो निशान नहीं था। जल्दी वापस आओ, यह इलाका ढहने वाला है। नीली पोशाक वाली लड़की चिल्लाई। बस थोड़ी सी कसर रह गई, रणवीर ने मलाल के साथ कहा और फिर उस लड़की के पास लौट आया। आखिर इस कांस्य ताबूत के अंदर कौन सा महाअसुर है? मुझे नहीं पता, लड़की ने सिर हिलाया। सबसे ज्यादा संभावना यही है कि यह इस लघु लोक का मालिक हो। प्रेत सेना और आर्यावर्त के जिस गद्दार को तुम ढूंढ रही हो, क्या वे सब इस ताबूत वाले को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? रणवीर ने पूछा। हाँ, लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन उनके मंसूबे शायद इससे भी बड़े हैं। और सिर्फ वो आर्यावर्त का आदमी ही नहीं, बल्कि प्रेत सेना के साथ और भी कई ताकतें मिली हुई हैं जो आज यहाँ मौजूद नहीं थीं। ये सुनकर रणवीर गहरी सोच में डूब गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रेत सेना इतनी बड़ी साजिश में शामिल होगी। तुम यहाँ कैसे पहुंची? रणवीर ने सावधानी से पूछा। प्रेत सेना से उस आर्यावर्त के आदमी का सुराग मिलने के बाद मैंने उनका पीछा किया। जब मुझे पता चला कि यहाँ लड़ाई छिड़ गई है, तो मैं सीधे अंदर घुस आई। मुझे लगा इससे मुझे उन्हें पकड़ने का बेहतर मौका मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा चूक गई, लड़की ने समझाया। तुम इतनी छोटी हो, फिर भी इतनी ताकतवर हो और इतना सब जानती हो। तुम्हारी असली पहचान क्या है? रणवीर ने सीधा सवाल दागा। वो जरूरी नहीं है, चलो जल्दी निकलते हैं, ये जगह पूरी तरह खत्म होने वाली है। इतना कहकर वो तेजी से मुड़ी। रणवीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाए। वहां अब कुछ भी कीमती नहीं बचा था और वाकई ज्यादातर हिस्सा तेजी से ढह रहा था। कुछ ही देर में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए वे तुरंत निकल पड़े। आते वक्त ही रास्ता खतरों से भरा था और अब वापस जाना और भी मुश्किल होने वाला था। शून्य का ढहना नंगी आंखों से देखा जा सकता था, जैसे बर्फ के टुकड़े पिघलकर गिर रहे हों और फिर वहां अंधेरे धब्बे बन रहे हों। यही थी वो शून्य जगह। ये वो सामान्य अंतरिक्ष नहीं है जो हम आसमान में देखते हैं।
यह एक अराजक अवस्था है जहां हर तरह की अनियमित ताकतें भरी हैं। ये बेहद शक्तिशाली है और इंसानी ताकत से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। प्रेतराज का शरीर इसमें घुसते ही पल भर में चित्रों में बदल गया था, जिससे इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। रणवीर और वो लड़की दोनों ने इसमें फंसने से बचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस वक्त उन दोनों को इसका डर नहीं था। ज्यादातर हिस्सा ढह चुका है। एक बार अगर सामान्य जगहों का संपर्क टूट गया तो वापसी का रास्ता पूरी तरह कट जाएगा। उस समय सिर्फ मौत ही उनका इंतजार कर रही होगी। रुको, रणवीर अचानक चिल्लाया। लड़की हड़बड़ा गई। अगले ही पल उसके सामने का शून्य एक जोरदार बूम के साथ ढह गया। एक गहरा काला अंतरिक्ष सामने आ गया, जिससे एक रूह कंपा देने वाली ठंडक निकल रही थी। उस लड़की की ताकत को देखते हुए ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं चला होगा, वो बस वहां पहुंचने की जल्दबाजी में थी। ये बहुत छोटी है और अभी उतनी परिपक्व नहीं है, रणवीर ने मन ही मन सोचा। शुक्रिया, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो जल्दी चलते हैं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बात यह नहीं है कि वक्त कम है, बात यह है कि अब वक्त बचा ही नहीं है, रणवीर ने गंभीर स्वर में कहा। लड़की को कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत सामने देखा। वापसी का रास्ता एक जोरदार धमाके के साथ अचानक कट गया था। उनके सामने एक विशाल खाई बन गई थी। लड़की की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लघु लोक बस एक स्वतंत्र स्थान है और इसकी सीमाएं पिछली खोजबीन में देखी जा चुकी थीं। अगर यह जगह टूट गई तो कहीं और से रास्ता खोजना नामुमकिन है, और इस खाई को देखकर लग रहा था कि यह पूरे लघु लोक में फैल चुकी है। जाने की कोई जगह नहीं बची थी और अंजाम भयानक था। अध्याय 618, मौत के मुंह से निकलना। मुझे माफ करना, अगर तुमने मुझे याद न दिलाया होता तो शायद तुम अकेले निकल सकते थे, नीली पोशाक वाली लड़की ने माफी मांगते हुए कहा। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं तुम्हें न भी रोकता तब भी तुम निकल नहीं पाती, रणवीर ने सपाट लहजे में कहा। अब जो हालात हैं, हमारे पास वेदी पर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। शायद वहां बाहर निकलने का कोई और चक्रव्यूह मिल जाए, लड़की ने सुझाव दिया। जरूरत नहीं है, रणवीर ने सिर हिलाया। अगर वहां बाहर जाने का कोई रास्ता होता तो प्रेतराज पहले उस रास्ते से अंदर नहीं आता। और वैसे भी अब वेदी तक वापस जाने का रास्ता भी बहुत लंबा है। और अगर हम अभी वापस मुड़ें तो हो सकता है कि हमारा रास्ता किसी भी वक्त कट जाए। अगर हमें वहां कोई चक्रव्यूह नहीं मिला तो हम वाकई मारे जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे पास और क्या विकल्प है? लड़की को कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं एक कोशिश करता हूँ। बोलते बोलते रणवीर ने तुरंत अपने स्थानिक जादू का इस्तेमाल किया और पल भर में उसके सामने एक आकाशीय द्वार प्रकट हो गया। मैं पहले जाऊंगा, अगर कोई खतरा नहीं हुआ तो तुम आ जाना, रणवीर ने कहा। और अगर खतरा हुआ तो? लड़की ने पूछा। तो मौत, रणवीर ने कहा और एक कदम बढ़ाकर तुरंत उस द्वार में गायब हो गया। मौत, लड़की अविश्वास से घूरती रह गई। ये तो पागलपन है, रुको तो सही। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, रणवीर ओझल हो चुका था। क्या इस लड़के को मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता? उसने गुस्से में पैर पटका। कम से कम मेरे जज्बातों का तो ख्याल रखा होता। सब ठीक है, आ जाओ। तभी दूर से एक तेज आवाज आई। उस टूटे हुए अंतरिक्ष से बनी खाई के दूसरी तरफ एक आकृति अचानक प्रकट हुई। वो रणवीर था। शुक्र है तुम जिंदा हो, लड़की खुशी से चिल्लाई। मैं कब मरूंगा इसका फैसला अभी नहीं हुआ है, रणवीर ने कहा। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से इस द्वार में घुस जाओ। मैंने इसे अपनी स्थानिक विद्या से बनाया है। मेरी ताकत से मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, ये जल्द ही नष्ट हो जाएगा। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो मरने वाली तुम होगी। ठीक है, लड़की ने कहा और तुरंत उड़कर उस पोर्टल में समा गई। कुछ ही पलों बाद वो लड़की दूसरी तरफ प्रकट हुई। जैसे ही वो बाहर निकली, वो पोर्टल एक जोरदार धमाके के साथ बिखर गया। रणवीर ने अचानक एक कदम पीछे लिया। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। स्थानिक जादू करने के लिए जबरदस्त मानसिक शक्ति चाहिए होती है। बाहरी दुनिया में इसका इस्तेमाल करना ठीक है क्योंकि वहां ज्यादा जोर नहीं पड़ता, लेकिन यह एक लघु लोक है। रणवीर ने इस ढहते हुए शून्य के बीच एक टेलीपोर्टेशन चैनल बनाने के लिए स्थानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया था, जिसमें बेहिसाब मानसिक ऊर्जा खर्च हुई थी। जरा सी भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं थी। अगर कोई गड़बड़ होती तो मौत पक्की थी। इसलिए जब वो स्थानिक रास्ता टूटा तो उसका सीधा असर रणवीर पर पड़ा। तुम ठीक तो हो? लड़की ने जल्दी से पूछा। उसकी चमकती हुई समझदार आंखों में चिंता थी। मैं ठीक हूँ, चलो। रणवीर ने खुद को संभाला और लड़की के साथ आगे बढ़ा। कई मिनट तक पागलों की तरह उड़ने के बाद आखिरकार वे उस चक्रव्यूह वाली जगह पर पहुंच गए। चक्रव्यूह निष्क्रिय हो चुका है और इसे दोबारा खोलने से पहले इसे समझने में वक्त लगेगा। लेकिन मुझे शक है कि हमारे पास इतना वक्त है, हमें ताकत का इस्तेमाल करना होगा। रणवीर इतना कहकर हमला करने ही वाला था कि लड़की ने उसे रोक दिया।
मैं संभालती हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथों से कुछ मुद्राएं बनाई और एक मंत्र बुदबुदाया। तुरंत ही एक जादुई मोहर उड़कर सामने शून्य में समा गई। बूम बूम, अगले ही सेकंड ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, चक्रव्यूह फिर से चालू हो गया और शून्य में एक भंवर जैसा द्वार प्रकट हो गया। गड़गड़ाहट, जैसे ही चक्रव्यूह सक्रिय हुआ, एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ और वो लघु लोक पूरी तरह बिखर गया। एक शॉकवेव तेजी से उनकी ओर बढ़ी। निकलो, लड़की तुरंत चिल्लाई और वो तथा रणवीर एक साथ हिले, पल भर में उस चक्रव्यूह में कूद गए। धड़ाम, उनके निकलने के ठीक बाद एक शॉकवेव ने वहां सब कुछ नष्ट कर दिया। स्विस स्विस, उसी पल बाहरी दुनिया में दो आकृतियां उड़ती हुई बाहर आईं। ये रणवीर और वो नीली पोशाक वाली लड़की थे। धड़ाम धड़ाम, दोनों काफी दूर तक उड़ते रहे और फिर जमीन पर आ गिरे। उनके शरीर कांप रहे थे। चक्रव्यूह के रास्ते में उन्हें उस शॉकवेव का झटका लगा था, या यूं कहें कि उन्हें बाहर फेंक दिया गया था। हालांकि उन्हें थोड़ी चोट आई थी, लेकिन यही बहुत था कि वे जिंदा बाहर निकल आए। भैया रणवीर, कुसुम दौड़ती हुई आई। रणवीर और उनके लघु लोक में जाने के बाद अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और रुद्रधाम के लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए वो वहां से गई नहीं थी। मैं ठीक हूँ, रणवीर ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, बैंग, एक जोरदार धमाका हुआ और लघु लोक को जोड़ने वाला चक्रव्यूह पूरी तरह फट गया। लघु लोक के धमाके का असर बाहरी दुनिया तक पहुंच गया। यह एक उफनती बाढ़ की तरह उमड़ा। पीछे हटो, जल्दी, रणवीर ने तुरंत आदेश दिया। कुसुम और उस लड़की को पकड़ा और फौरन हवा में उड़ गया। कई मील दूर जाकर रुकने के बाद उन्होंने देखा कि वो नखलिस्तान, जहां प्रेत सेना का डेरा था, अब पूरी तरह खंडहर बन चुका था। इसने एक और रेत के तूफान को जन्म दिया। काली रेत आसमान में गूंज रही थी और तेजी से उस इलाके को निगल रही थी। प्रेत सेना खत्म हो गई और वो लघु लोक भी ढह गया। लड़की ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन कुछ बातों का मलाल भी है, लड़की ने अफसोस जताते हुए कहा। रणवीर समझ गया कि उसका क्या मतलब है। अंत में प्रेत सेना का सफाया हो गया, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। लेकिन देर सवेर वे उस कांस्य ताबूत को ढूंढ ही लेंगे। लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत अजीब लग रही है। क्या? लड़की ने पूछा। ये लघु लोक पश्चिम में स्थित है, लेकिन वो ताबूत कांसे का बना है। हजारों साल पहले ऐसा लगता है कि केवल आर्यावर्त में ही ताबूत के लिए कांसे का इस्तेमाल होता था, और उस पर उकेरी गई नक्काशी भी आर्यावर्त की प्राचीन संस्कृति से भरी है। मैंने भी यह गौर किया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर आर्यावर्त का ही कोई शख्स दफन हो, इसीलिए आर्यावर्त का कोई गद्दार प्रेत सेना के साथ मिला हुआ है? लड़की गहरी सोच में डूब गई। अब केवल 2 रास्ते हैं, एक तो उस कांस्य ताबूत को ढूंढना जिससे सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा, और दूसरा उन ताकतों को ढूंढना जो प्रेत सेना के साथ काम कर रही हैं और उनसे जबरदस्ती सा चुगलवाना। रणवीर ने कहा, मैं वापस जाकर अपनी जांच जारी रखूंगी। लड़की ने कहा, तुमने अभी तक मुझे अपनी असली पहचान नहीं बताई। रणवीर ने पूछा, जरूरी नहीं है, हम मौत के मुंह से साथ बचकर निकले हैं और तुम मुझे अपना नाम तक नहीं बता सकती। रणवीर ने माथा सिकोड़ा। अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे, तब बता दूंगी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें मेरी पहचान जानने की उत्सुकता नहीं है? रणवीर ने हैरान होकर पूछा। रुद्रधाम के स्वामी रणवीर रायचंद को कौन नहीं जानता? लड़की ने हंसते हुए कहा। रणवीर थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी पहचान जानती होगी, लेकिन खुद को जाहिर नहीं करेगी, ये तो नाइंसाफी थी। खैर, चूंकि वो बस एक छोटी लड़की थी, अगर वो नहीं बताना चाहती तो वो जबरदस्ती नहीं कर सकता था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अलविदा। इतना कहकर लड़की ने रणवीर को हाथ हिलाया और हवा में उड़कर चली गई। मैं तुम्हें बताना भूल गया, उस आर्यावर्त के आदमी के गायब होने से पहले मैंने उसकी धुंधली पीठ देखी थी। अगर मुझे उससे दोबारा मिलने का मौका मिला तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा। रणवीर चिल्लाया। तो फिर मैं रणवीर भैया से गुजारिश करूंगी कि वो नजर रखें। दूर आसमान से एक सुरीली आवाज आई और वो लड़की तेजी से ओझल हो गई। अध्याय 619, शानदार वापसी। सोच रहा हूं कि आर्यावर्त की किस महाशक्ति की शिष्या है वो, रणवीर ने मन ही मन सोचा। इतनी कम उम्र में ऐसी बेमिसाल ताकत, जिस संगठन से वो जुड़ी है, उसका प्रभाव और शक्ति तो बस कल्पना से परे होगी। रणवीर ने आर्यावर्त की सभी ज्ञात ताकतों का अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम ही ऐसे थे जो इससे मेल खाते थे। ये पक्का करने का कोई तरीका नहीं था कि वो किस गुट से ताल्लुक रखती है। छोड़ो, कम से कम वो दुश्मन तो नहीं है। रणवीर को उतनी जिज्ञासा नहीं थी। अगर दुश्मन होता तो उसे जाने का मौका ही नहीं मिलता। चाहे जो तरीका अपनाना पड़ता, सच तो उगलवाना ही पड़ता। थोड़ी देर रुको, रुद्रधाम का प्राइवेट प्लेन जल्द ही यहाँ होगा, रणवीर ने कुसुम से कहा। जो फाइटर जेट वो उड़ा रहा था वो उस नखलिस्तान के अंदर ही नष्ट हो गया था, वरना उनका कुछ समय बच जाता। ठीक है, कुसुम ने आज्ञाकारी बच्चों की तरह सिर हिलाया। वहां 2 घंटे और इंतजार करने के बाद रुद्रधाम के फाइटर जेट आ गए।
रणवीर और कुसुम आराम से विमान में सवार हो गए और कई घंटों बाद फाइटर जेट सफलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गया। जब रणवीर कुसुम को लेकर अपने घर चंद्रभागा विला वापस लाया, इंतजार कर रहे लोग पल भर में बाहर दौड़ पड़े। दोनों को सुरक्षित वापस देख हर कोई खुशी से झूम उठा। कुसुम दीदी, किरण आगे लपकी और कुसुम को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि आप ये पहली बार था जब वो इतना डरी थी। अमृत सरोवर आश्रम में वो कुसुम के सबसे करीब थी और हमेशा डरती थी कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। सब लोग पास आए और सवाल पूछने लगे। खासकर अनन्या ने महसूस किया जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अगर कुसुम को कुछ हो जाता तो उसे सबसे ज्यादा अपराधबोध होता। आखिरकार वो रणवीर के पास आए और पूछा, रणवीर तुम ठीक तो हो? सब ठीक है, सब कुछ सही रहा, रणवीर ने अनन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो जानता था कि वो घर पर बहुत परेशान थी। चलो अंदर आओ, लिविंग रूम में बात करते हैं। रणवीर ने सबको अंदर आने का इशारा किया। कमरे में दाखिल होने के बाद विक्रम से रहा नहीं गया और उसने पूछा, भैया वो कौन सी ताकत थी जो इतनी अकड़ दिखा रही थी? और आपने तो सिर्फ कुसुम को लाने के लिए किसी को भेजने को कहा था, लेकिन अंत में आप खुद कुसुम के साथ वापस आए। हाँ रणवीर, आखिर हुआ क्या था? अनन्या ने भी पूछा। सब बहुत उत्सुक थे, तो रणवीर ने सबको वो सब बताया जो हुआ था। ये प्रेत सेना थी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। यह आकाशीय सूची के उन 3 राजाओं के पीछे की ताकत है। लगता है वे उन तीनों का बदला लेने के लिए दिल्ली में हंगामा करने आए थे। कितनी जुर्रत है इनकी। हालांकि अंत में वो मौत से नहीं बच सके और भैया के हाथों कुचले गए और दुनिया से उनका नामो निशान मिट गया। इसके अलावा जिसने सबको चौंकाया वो था लघु लोक, जिसका जिक्र रणवीर ने किया, और वो प्राचीन कांस्य ताबूत। ये सुनने में इतना अजीब लग रहा था कि यकीन करना मुश्किल था। प्राचीन काल में यह अविश्वसनीय है कि कोई अपनी ताकत से एक स्वतंत्र दुनिया बना सके और उसे साधना के लिए एक पवित्र भूमि के रूप में इस्तेमाल कर सके। भैया, उस कांस्य ताबूत में जो है वो जिंदा है या मुर्दा? विक्रम ने पूछा। अगर अंदर मुर्दा लोग हैं तो प्रेत सेना के इतना सब करने का क्या मतलब? और भैया और उस नीली पोशाक वाली लड़की, दोनों के पास बेमिसाल ताकत होने के बावजूद वे उसे रोक नहीं पाए। अगर अंदर सिर्फ लाशें हैं तो ये तो भयानक होगा। कहना मुश्किल है, रणवीर ने सिर हिलाया। चाहे अंदर कोई महाअसुर छिपकर साधना कर रहा हो या कोई ऐसा जो पहले से मर चुका है और जिसे प्रेत सेना ने उस तरीके से जगाया है, अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। ये सुनकर सबके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात दौड़ने लगे। रणवीर, उस नीली पोशाक वाली लड़की ने वाकई तुम्हारी बहुत मदद की। उसकी पहचान क्या है? अनन्या ने पूछा। रणवीर ने एक फीकी मुस्कान दी। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? अनन्या हैरान थी। नहीं, मैंने कई बार पूछा लेकिन वो बताने को तैयार नहीं थी। आखिरकार वो दुश्मन नहीं थी और उसने मेरी मदद की तो मैं उस पर जबरदस्ती हाथ नहीं उठा सकता था, रणवीर ने कहा। कितने अफसोस की बात है, इतनी कम उम्र फिर भी इतनी ताकतवर। पता नहीं उसका बैकग्राउंड क्या होगा। अनन्या बहुत उत्सुक थी। खैर, वो बुरे लोग नहीं हैं। चूंकि आर्यावर्त में अभी भी इतनी मजबूत ताकत मौजूद है तो जरूर इसकी जड़ें बहुत गहरी होंगी, रणवीर ने कहा। फिर उसने आह भरी। यह एक और बात साबित करता है, आकाशीय सूची की रैंकिंग युवा पीढ़ी की असली ताकत को नहीं दर्शाती। बहुत से लोग हैं जो या तो छिपे हुए हैं या जिन्हें दबाया जा रहा है। ठीक उस नीली पोशाक वाली लड़की की तरह जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। अभी भी यह अज्ञात है कि हम दोनों में से कौन जीतेगा। असंभव भैया, भले ही वो आपके बराबर की हो, वो मुश्किल से 20 साल की एक लड़की है। वो आपको कैसे हरा सकती है? विक्रम ने कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हें तथाकथित लड़कियों से कुछ ज्यादा ही दिक्कत है क्या? किरण ने विक्रम की ओर आंखें तरेरी। मेरा वो मतलब नहीं था। आखिर लड़कियां ताकत के मामले में लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती, विक्रम ने सफाई दी। रणवीर से डांट खाने के बाद अब वो किरण को यूं ही छेड़ नहीं सकता था। इसका मतलब यह नहीं कि सारी औरतें मर्दों से कमतर होती हैं। तुम्हारी सोच अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है। किरण ने पलटवार किया। ये देखकर कि दोनों फिर से बहस शुरू करने वाले हैं, रणवीर ने जल्दी से कहा, बस करो, कुसुम अभी वापस आई है, तमाशा मत बनाओ। फिर दोनों शांत हो गए। नीली पोशाक वाली वो लड़की कम उम्र की है और लगता नहीं कि उसे ज्यादा तजुर्बा है, लेकिन उसने जो तकनीकें सीखी हैं वो बेहद शक्तिशाली हैं। उसके पास जरूर कई छिपी हुई ताकतें होंगी और उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए, रणवीर ने कहा। ये सुनकर उसकी पहचान को लेकर सबकी उत्सुकता फिर जाग उठी। चूंकि कुसुम की चोटें गंभीर थीं, रणवीर ने सबसे ज्यादा बात नहीं की और सोचा कि कुसुम को ठीक से आराम करने दे। असली इरादा तो यही था कि वो यहीं रहे, क्योंकि किरण तो वैसे भी यहीं थी। लेकिन ये सुनते ही कुसुम ने तुरंत हाथ हिलाया। नहीं नहीं, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया रणवीर भैया, लेकिन मैं होटल में ही ठीक रहूंगी।
अरे कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत कमरे हैं, तुम चाहो तो अकेले रह सकती हो या किरण के साथ, अनन्या ने सलाह दी। मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन इससे आपको बहुत परेशानी होगी, कुसुम अपनी बात पर अड़ी रही। तुम्हारी चोटें काफ़ी गहरी हैं, तो मेरे लिए यहाँ इलाज करना आसान होगा। साथ ही मुझे तसल्ली रहेगी कि कोई और खतरा ना आए, रणवीर उसे मनाता रहा। कोई बात नहीं, मेरे जख्म काफ़ी भर गए हैं, बस आराम की ज़रूरत है, कुसुम ने कहा। और वैसे भी प्रेत सेना का सफाया हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कोई बेवकूफ़ फिर से पंगा लेने आएगा। बात तो सही है, चलो बहन कुसुम की बात मान लेते हैं, अनन्या ने अचानक कहा। अब उसने जिद नहीं की। रणवीर पूरी तरह उलझन में था, अनन्या की बातों में कुछ अजीब था, लेकिन जब उन्होंने कह ही दिया है तो वो बस सिर ही हिला सकता था। अलविदा कहने के बाद अनन्या कुसुम को होटल ले गई। अब जब ऐसा है तो किरण यहाँ अकेले तो रह नहीं सकती, इसलिए उसे भी उनके साथ जाकर कुसुम का ख्याल रखना पड़ा। जब अनन्या अपना काम निपटा कर वापस लौटी तो शाम हो चुकी थी और रूही सो चुकी थी। रणवीर ने उत्सुकता से पूछा, अनन्या, तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए तुम कुसुम को मुझसे भी बेहतर तरीके से मना सकती थी। तुमने अचानक उसे होटल में रहने के लिए हाँ क्यों कह दिया? लगता है इसके पीछे कोई गहरा राज है। अध्याय 620, अनन्या के साथ विदेश यात्रा। कुसुम इतनी जिद क्यों कर रही है? क्या तुम्हें इसका मतलब नहीं पता? अनन्या ने अपनी आंखें घुमाईं। क्या मतलब? रणवीर ने हैरानी से पूछा। तुम सच में नहीं जानते? अब अनन्या हैरान थी। मैं क्या जानूं? रणवीर पूरी तरह कंफ्यूज था। मुझे लगा तुम बहुत समझदार हो और तुम्हें बहुत पहले पता चल गया होगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल एक टिपिकल मर्द निकले, अनन्या ने मुंह बनाकर कहा। ये सब क्या है? रणवीर झुंझलाने लगा था। कुछ नहीं, अनन्या अचानक मुस्कुरा दी। अगर तुम्हें नहीं पता तो न सही, चलो इसे उसके और कुसुम के बीच का एक छोटा सा राज ही रहने देते हैं। रणवीर ने अपनी एक भौं ऊपर चढ़ाई। तुम मुझसे पहेलियां खेल रही हो? जल्दी बताओ। उफ, कुछ नहीं बाबा, जाओ जल्दी से नहा लो और सो जाओ, अनन्या ने कहा और भागने की कोशिश की। रणवीर ने अपने मजबूत हाथों से अनन्या को पकड़ा और उसे सीधे अपनी बाहों में खींच लिया। ये क्या कर रहे हो? अनन्या ने शर्माते हुए अपना सिर पीछे झुकाकर पूछा। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो आज मैं तुम्हें यहीं सजा दूंगा, रणवीर ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। हम, कौन डरता है तुमसे? अनन्या ने नखरे से जवाब दिया। मैं ऐसा हाल करूंगा कि कल तुम चल भी नहीं पाओगी, रणवीर ने धमकी दी। और मैं ऐसा हाल करूंगी कि तुम उठ भी नहीं पाओगे, तुम्हारी सारी मर्दांगी निचोड़ लूंगी, अनन्या ने शेरनी की तरह दिखावा किया। ये कैसी बेहुदा और अश्लील बातें हैं? रणवीर ने हार मान ली। ठीक है, तो मैं नहीं बताती। वैसे भी तुमसे छिपाने जैसा कुछ नहीं है, मैं नहाने जा रही हूँ। फिर उसने अनन्या को छोड़ दिया। अच्छा बाबा, गुस्सा मत हो, मैं बताती हूँ। कुसुम तुम्हें पसंद करती है, अनन्या ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कह ही दिया। रणवीर सन रह गया, उसकी आंखें जैसे बाहर निकलने को थीं। मजाक कर रही हो क्या? अनन्या ने उसे घूरा। मैं क्या इतनी फालतू बैठी हूँ जो ऐसी बात पर मजाक करूंगी? क्या ये वो पसंद है जो एक फैन को अपने हीरो से होती है? रणवीर ने पूछा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या अब मुझे इसे भी समझाना पड़ेगा? अनन्या ने आह भरी। लेकिन मेरी तो बीवी और बच्ची है, रणवीर ने हैरानी से कहा। उन्हें पहले नहीं पता था, और अगर तुम शादीशुदा हो भी तो क्या तुम्हें दूसरों को पसंद करने की मनाही है, या दूसरों को तुम्हें पसंद करने की मनाही है? लेकिन उन्हें बाद में पता चला, इसीलिए कुसुम तुम्हारे करीब नहीं आए और कुछ जाहिर नहीं किया। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं चला, अनन्या ने कहा। अच्छा, रणवीर ने लाचारी से कहा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुसुम, मैं बस एक कड़वी मुस्कान ही दे सकता हूँ। तो अब समझे कि कुसुम होटल में रहने की जिद क्यों कर रही थी? अनन्या ने पूछा। हम, रणवीर ने सिर हिलाया। शायद यहाँ न रहना अजीब स्थितियों से बचने के लिए ही है। कैसा लग रहा है? अमृत सरोवर की सुंदरियां भी तुम पर फिदा हैं, क्या मन नहीं डोल रहा? अनन्या ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। उसके इरादे शैतानी थे। तो क्या हुआ अगर बहुत से लोग मुझे पसंद करते हैं? मेरे पास तुम हो ना, रणवीर ने सुकून से कहा। हाँ, बड़े आए, अनन्या ने मुंह बनाया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वो जवाब से काफी खुश है। फिर भी उसने जानबूझकर कहा, कुसुम एक अच्छी लड़की है, क्या तुम उसे पाना नहीं चाहते? क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? रणवीर ने पूछा। जलन कैसी? मैं उसके साथ मिलकर तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, अनन्या ने कोमलता से कहा। उसकी आवाज में नशा था। अगर कोई आम आदमी होता तो ये बातें सुनकर और वो अंदाज देखकर उसका ब्लड प्रेशर शायद फट ही जाता। रणवीर सिहर उठा। रहने दो, तुम ही काफी हो, खींची। रणवीर का डरा हुआ चेहरा देखकर अनन्या अपनी हंसी नहीं रोक पाए और मुंह पर हाथ रखकर खिलखिला पड़ी। अच्छा बाबा, अब और नहीं छेड़ रही। सच कहूं तो कुसुम वाकई एक अच्छी लड़की है, लेकिन तुम मेरे हो, इसलिए मैंने उससे बहुत बात की और उम्मीद है कि उसे भविष्य में उसका राजकुमार मिल जाएगा।
इतना कहकर अनन्या रणवीर के कंधे पर झुक गई और उसके हाथ को कसकर गले लगा लिया। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। अनन्या के साथ मिलकर रणवीर ने कुछ दिनों तक कुसुम का इलाज किया और वो काफी हद तक ठीक हो गई। फिर वो कुसुम और किरण को साथ लेकर गया और उन्होंने 2-3 दिन पूर्वी देश में घूमने फिरने में बिताए। फिर दोनों लड़कियों ने विदा ली। भले ही बाहरी दुनिया शानदार है, लेकिन उन्हें अमृत सरोवर आश्रम की शांति ही भाती है। इसलिए रणवीर ने उनके लिए प्लेन की टिकटें बुक की और उन्हें विमान में चढ़ाकर विदा करने के बाद ही चैन की सांस ली। जाने से पहले कुसुम और किरण ने रणवीर और उसकी पत्नी से कहा कि जब भी वक्त मिले रूही को लेकर अमृत सरोवर आश्रम आए, वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। अपना आभार जताने के लिए मैंने उनके लिए बहुत सारे तोहफे खरीदे, जिनमें से कई रूही के लिए थे। चलो हम भी वापस चलते हैं, रणवीर ने कहा और वो तथा अनन्या जल्दी से कार में बैठ गए। रणवीर, क्या अमृत सरोवर आश्रम का नज़ारा वाकई इतना खूबसूरत है? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। अमृत सरोवर आश्रम कैलाश पर्वत की नरसिम्हा चोटी पर स्थित है। वो हमारे आर्यावर्त का 10,000 देवताओं का पर्वत है। नज़ारा तो कुदरती तौर पर लुभावने वाला होगा ही। बर्फ और हिम की दुनिया में अमृत सरोवर आश्रम धरती पर स्वर्ग जैसा है, रणवीर ने बताया। बस सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है, अनन्या का मन ललचा गया। अगर तुम जाना चाहती हो तो हम अगले कुछ दिनों में जा सकते हैं। वैसे भी मेरे पास करने को कुछ खास नहीं है, रणवीर ने कहा। अभी नहीं, तुम भूल गए। मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए साइन अप किया है और मैं कुछ दिनों में विदेश जा रही हूँ, अनन्या ने याद दिलाया। ओह हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। रणवीर ने अपना माथा पीटा। तुम पक्का जा रही हो ना? हाँ, अनन्या ने सिर हिलाया। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। जरूर, रणवीर ने सिर हिलाया। उसके पास और कुछ करने को था भी नहीं, तो जाने में कोई हर्ज नहीं था। ठीक है, अनन्या ने उत्साह से सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में रणवीर ने रुद्रधाम और छाया संप्रदाय के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उसने समझाया कि वो लगभग 1 महीने के लिए अनन्या के साथ विदेश जा रहा है और उन्हें पहले से तैयारी करने को कहा। जब तक मैं बाहर हूँ, तुम्हारे रुद्रधाम और छाया संप्रदाय को पूर्वी देश और पूरे आर्यावर्त पर कड़ी नजर रखनी होगी। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? रणवीर ने कड़क आवाज में कहा। सुनाई दिया। 8 नाग राजा, 4 छाया रक्षक और कुछ उच्च अधिकारियों ने एक सुर में सहमति जताई। इसके अलावा जब मैं दूर रहूं तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ हमें अपनी साधना पर भी ध्यान देना होगा। जब मैं विदेश से लौटूंगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा सामना स्वर्ग संस्था से होगा, रणवीर ने कहा। यह सुनकर कि वे स्वर्ग संस्था से युद्ध करने वाले हैं, रुद्रधाम में हर कोई जोश से भर गया। स्वर्ग संस्था पश्चिम की सबसे मजबूत ताकत है। अगर हम उसे नष्ट कर सके तो रुद्रधाम पूरी ब्लू स्टार पृथ्वी पर नंबर 1 ताकत बन जाएगा, जो कि लौकिक दुनिया, अंडरवर्ल्ड और साधना जगत तीनों में फैला होगा। बेशक प्राचीन लोक एक अपवाद है। जहां तक मेरे देश छोड़ने की बात है, कोशिश करना कि यह खबर बाहर न जाए, वरना गलत इरादे वाले लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, रणवीर ने फिर निर्देश दिया। बैठक काफी देर तक चली और सब कुछ तय होने के बाद रणवीर को अब कोई चिंता नहीं थी। अनन्या भी पिछले कुछ दिनों से अक्सर ऑफिस जा रही है, क्योंकि वो 1 महीने के लिए बाहर रहेगी और उसे सारा काम व्यवस्थित करना है। 3 दिन बाद रवानगी का दिन आ गया। रणवीर ने अपना सारा सामान छोटे बड़े बैग कार में ठूंस दिए। अनन्या ने तो कई दिन पहले ही पैकिंग शुरू कर दी थी। रणवीर इन चीजों में अच्छा नहीं था। अगर वो अकेले सफर कर रहा होता तो शायद एक भी कपड़ा साथ न ले जाता। एयरपोर्ट तक का सफर आराम से कट गया और कुछ ही देर बाद एक प्राइवेट जेट ने उड़ान भरी। इस पूरे वाक्य के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कहानी ने अचानक अपना पैमाना बदल लिया हो। पहले लड़ाइयाँ थी, दुश्मन थे, लेकिन अब दाव पूरे संसारों, रहस्यों और भविष्य पर लग चुका है। प्राचीन कांस्य ताबूत मेरे लिए सिर्फ एक खलनायक का जरिया नहीं है, बल्कि बीते हुए युगों की कोई ऐसी भूल लगती है जिसे किसी ने जानबूझकर फिर से खोल दिया हो। मुझे यह भी महसूस हुआ कि रणवीर की सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसका फैसला लेने का तरीका है। चाहे मौत के मुंह में कूदना हो या सही वक्त पर पीछे हटना। और वो नीली पोशाक वाली लड़की, लगता है उसकी कहानी अभी आधी भी सामने नहीं आई है। अब जब रणवीर विदेश जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि असली तूफान शायद घर आने से दूर नहीं, बल्कि वहीं से उठेगा। आपको क्या लगता है, वो कांस्य ताबूत पहले जागेगा या आर्यवक्त का गद्दार पहले बेनकाब होगा?